बेहतरीन मजबूती का माहौल है बाजारों में और आखिरी 1.5 घंटा हफ्ते के पहले दिन एक्शन भरपूर, मजबूती बरकरार रहेगी या फिर आएगी प्रॉफिट। एग्जैक्टली बराबर है। तो मूड माहौल चुस्त दुरुस्त से चलिए करते हैं शुरुआत फाइनल ट्रेड की। स्वागत है आप सबका। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से मैं हूं दीपांशु भंडारी। भी एक्शन एनर्जी भरपूर होने वाला है हमारी स्क्रीन पर। आज आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी, मिड कैप स्मॉल कैप तो दौड़ेंगे, इंडेक्स भी दौड़ने वाला है, वैसा ही होते हुए देख रहे हैं। आज दिन इंडेक्स का है, बड़े दिन हो गए, बड़े शेयरों को बड़ा काम किए हुए, तो आज बड़ा काम करने का दिन बड़े शेयरों के लिए है और बढ़िया एक्शन वहां पर होता हुआ दिखा। देखिए बैंक निफ्टी भी आपका 44,200 के ऊपर टिकता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी आपका मजबूत है, ये कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आज 18,600 के नीचे गया नहीं है, बस एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड आप थोड़ा सा देख लीजिए। शुरुआत में जो एक बार हल्की सी नरमी आई थी, हाँ, वो शुरुआत के 15 मिनट में जो फिसला वो फिसला, उसके बाद तो कोई कमजोरी का कहीं कोई दूर तक नामो निशान है नहीं। तो पहली चीज तो ये कि आपके इंडेक्स लेवल पे मजबूती है। दूसरी चीज ये कि इवन बैंकिंग शेयर जहां से आपको लीडरशिप चाहिए वो भी आपके लिए एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। मेरा ये समझना है जिस तरह से अब तक का सेशन रहा है दीप, और डाउ फ्यूचर्स भी आपके मेरे ख्याल से ऊपर ही हरे निशान में ट्रेड करते दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि आखिरी 1 घंटे में कोई खास कमजोरी का संकेत बनेगा नहीं, मिलने का ना, लग नहीं रहा। और अगर आ गया गलती से तो खरीदने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। तो आई थिंक 2 एंट्री पॉइंट है आपके लिए, 18,575 और 18,535 के आसपास 2 एंट्री पॉइंट है अगर आखिरी 1-1.5 घंटे में नीचे आता है तो। और बैंक निफ्टी के लिए 44,000 के आसपास का 44,075 अच्छा एंट्री पॉइंट है। अगर आखिरी 1-1.5 घंटे में वहाँ नीचे मिलता है तो वहाँ पर खरीदारी का मौका बनेगा। ऊपर अगर 18,665 के ऊपर निकलकर टिक गया निफ्टी तो नए ब्रेकआउट और फिर सीधा आपको लाइफ टाइम हाई के नीचे की बात करनी नहीं। हाँ, और फिर बचे क्या 200 पॉइंट तो है। हाँ, 200 पॉइंट है। तो क्योंकि 18,662 का हाई आपने इस पूरे रनअप में बनाया, उसके पार निकलकर अगर आप 3 बजे के पहले 2:30 बजे के पहले निकल गए, टिक गए, काम हो गया, आप काम हो गया। फिर आप मजबूत बंद होंगे, वहां से गेंस बनाएंगे और ऊपर के बनते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी के लिए वही लेवल 44,500 का है। सो 44,500 600 हल्की फुल्की रुकावट है, पार करके निकले टिके तो फिर आपको तेजी करनी। सो आई थिंक ओवरऑल बाजार और एक तेजी के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। मजबूती के रुझान के साथ रहना है, डिप मिलेगी, खरीदारी करना है। और अगर आपने समझो 18,000 क्या हो आज का हाई बता दूं एक बार, 18,640 समझो आपने 18,640 पे नहीं बेचा है, 44,263 पे नहीं बेचा, 150 नीचे आ जाए तो डरना घबराना नहीं, कह रहे मेरा तो रह गया। मैं ये टॉप नहीं है जहां पर नहीं बेचा तो आपको दर्द होना चाहिए। आपको तकलीफ कब होनी चाहिए? जब टॉप था आपने नहीं बेचा। 2 दिन रुककर वापस अगर उसके ऊपर जाए तो टॉप कहाँ, तो टॉप कहाँ। करेक्ट। तो इसलिए आराम से अपनी जो पोजीशन है होल्ड करें। फिलहाल कोई संकेत ऐसे है नहीं जिससे आपको डर लगे। मिड कैप इंडेक्स देखिए 0.5% ज्यादा, स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% ज्यादा। दिनों से तेजी बनी हुई तो होगी ना दी। अप्रैल, मई, जून, ये तो मिड कैप का महाकुंभ चल रहा है। ये वही है जो 2021 में मूव पकड़ी थी, वही मूव इस बार उसमें एक फर्क है। अच्छा, तेजी उस समय भी इस तरह की लंबी बनी थी, लेकिन इस बार की तेजी ज्यादा सेंसिबल है। अनाप शनाप नहीं हो रही, रोज स्टॉक सर्किट नहीं मार रहे, हर लेवल पे बाइंग सेलिंग हो रही है। ये बात सही है। ये क्वालिटेटिव तेजी है, मौका इसमें अच्छा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी क्वालिटी वाली तेजी है। नहीं तो क्या था, सर्किट लगा लो, बैठो दिन भर देखते रहो, क्या करोगे। करेक्ट। और जब जो ऊपर सर्किट लगता है तो नीचे भी वैसे ही लगता है। करेक्ट है ना, जब गिरते तब भी नीचे लो, अब बेचो। सो ये बहुत बढ़िया मार्केट है जहां पर हर एक लेवल पर बाइंग सेलिंग है। पूरे रनअप में 16,800 से देखो नहीं, हम 18,800 की तरफ पहुंचे, एक गेप छोड़ा हो गई। पूरे मार्केट में तकनीकी तौर पे इतना मजबूत मार्केट मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि कहीं गैप नहीं छोड़ रहा। 50 पॉइंट तक का गैप नहीं है जिससे कि आपको ये डर लगे कि बड़ी गिरावट आएगी। नो डाउट करेक्शन आएंगे, 100% आएंगे, कभी आएंगे, लेकिन वो चाहे मिड कैप स्मॉल कैप हो, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी हो, बिना गैप छोड़े परफेक्ट करेक्शन के साथ हर एक लेवल पर, हर ट्रेडिंग स्क्रीन पर आपके लिए वॉल्यूम होने के साथ बाजार ऊपर जा रहा है। सो बायर सेलर दोनों का कन्विक्शन टेस्ट करके फिर ऊपर जा रहा है। वो क्वालिटी तेजी दिखाता है। मौका और पैसा ऐसे ही बनता है। जिसका कन्विक्शन है, भरोसा है, कुंडली मार के बैठ जाएंगे वो पैसा बनाएंगे। कुंडली मार के बैठ जाओ बस, हाँ, तभी आपकी कुंडली में पैसा बन। वैसे लोग वो नहीं लेना के याद रखते हैं, बट इस बार नहीं बेचना है ज्यादा याद। वो तो वंस इन अ लाइफ टाइम होता है, इसलिए वो याद रहता है। देखो वो तो पता नहीं, मेरी जिंदगी में दूसरी बार कभी मुझे ऐसा बोलने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, ना मिले, मैं तो यही चाहता हूँ। हाँ, न कोविड जैसी कोई सिचुएशन आए, नए ऐसा लगे 30-35% का फॉल मार्केट में दिखता हो जहाँ पे आप इतना स्ट्रांगली ऐसा कुछ बोलोगे। अभी तो लेना है और सिर्फ लेना है और बेचना नहीं है। अभी नहीं दी, अभी नहीं, अभी थोड़ा रुकेंगे। अभी बेचने के लिए हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं है। क्या है, आप बेचोगे तो बेच के ना, चलो
बेच भी दो मान ले, बेच के कौन सा आप वापस दूसरा नहीं लोगे, हाँ है ना। इससे तो बढ़िया कम से कम जो सही भाव में एंट्री, फिर पता चला कोई दूसरा ऊपर में ले लिया, फिर वही कहानी होगी, करेक्शन आएगा, 6 महीने होल्ड करोगे, 12 महीने होल्ड करोगे, बोले अरे मेरे तो भाव से 30% निकल गया, वापस 1 साल बाद भाव आया, अरे भाव आया बेचो, पार्किंग हो गई, पार्किंग चार्जेस भी नहीं मिले। करेक्ट ठीक है, करेक्ट। हाँ, सो इसलिए बढ़िया है कि जो अच्छी चीज़ सही भाव में ले ली उसको पकड़ के बैठो ना, इधर उधर उछल कूद करके। दिन में एक बहुत काम की बात हो जी, बताइए। बोलो प्लीज। आपके पास 2 ही ऑप्शन है कमाने के, या तो दिन में 4 सौदे करो या साल में 4 सौदे करो। साल में 4 सौदे करोगे तो आप कमाओगे, दिन में 4 सौदे करोगे तो आपका ब्रोकर कमाएगा। करेक्ट। आपको किस लिए कमाई करनी, सोच लो, वो सोच लो। बिल्कुल, बस तो अपने साल में 4 सौदे करने हैं जिसमें आपकी कमाई हो बस। बिल्कुल, और इस बार तो वो मौका भी ढूंढा है और आपको कहा भी है भरोसा बनाए रखें, अभी भी कह रहे हैं भरोसा बनाए रखें, कुछ और बड़ी मूव्स के लिए बाजार तैयार है इस समय। आइए थोड़ी देर में अनिल जी से स्ट्रैटेजी लेंगे, मेहमान भी बस जुड़ने के लिए तैयार है, उससे पहले हमारी टीम से जान लेते हैं ट्रिगर्स और खबरें आज की। कुशल अरमान दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में कल का दिन काफ़ी फोकस में रहने वाला है क्योंकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक शुरू होने वाली है। साथ ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर नजर रखिए, यहाँ पर बोर्ड बैठक में क्यूआईपी के इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन, इसका नाम बदलकर कल्पतरु पावर इंटरनेशनल कल से हो जाएगा। और साथ ही आईपीओ के लिहाज से जिस मैनेजमेंट से आज हमने बात की, आईक्यू लाइटिंग, इसका आईपीओ खुलता हुआ दिखेगा। 8 जून तक ये आईपीओ खुला रहेगा। हिंदुस्तान फूड्स ये भी एनएससी पर लिस्ट हो जाएगी, अभी परमिटेड टू ट्रेड कैटेगरी पर ये ट्रेड कर रहा है एनएससी पर। 7 जून बुधवार दिवगी टीटीएस, यहाँ पर इसका जो 50% लॉक इन है ये खत्म होता हुआ नजर आएगा 90 दिनों वाला। और साथ ही एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा टाटा पावर का काउंटर। इनफैक्ट आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ये भी शुरू हो जाएगी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, लंदन में ये खेला जाएगा। कब? 7 तारीख बुधवार। 7 तारीख बुधवार को टॉस कौन जीतेगा? प्रेडिक्शन है इंडिया। आप सीधा बोलो, टॉस से क्या लेना देना सर? मैच चैंपियनशिप तो आप नहीं जीतेंगे। एक सिक्का किसी के ऐसे जो ये इसमें सिस्टम क्या होता है किसी को पता है? अपना एक्सपर्ट कौन कहाँ का है जरा है। एक बार जनरल नॉलेज का एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कौन कौन आ गए जनरल नॉलेज का टेस्ट देने के लिए? कौन कौन है? कुणाल जी हैं, राकेश, हाँ, कौन कौन दिखाओ पहले एक बार जल्दी से शक्ल। अच्छा, कुणाल जी कुछ कहना भी चाहते हैं। कुणाल जी, पहले मैं सवाल पूछूं या पहले आप बोलेंगे? अनिल जी, पहले मेरा सवाल ले लीजिए। अनिल जी, आप तो क्रिकेट के ज्ञानी हैं अनिल जी, और आप तो सचिन तेंदुलकर के साथ भी खेल चुके हैं। अनिल जी, ये बताइए, जो सिक्का उछाला जाता है, सिक्का अनिल जी बाद में किसकी जेब में जाता है? अनिल जी, मेरा इंटरेस्ट आपके हिसाब से किसकी जेब में जाना चाहिए? अनिल जी, अगर कोई जेब ना हो तो अनिल जी मेरे पास 4-5 जेब है, तो अनिल जी वहां पर मैं फिट कर लूंगा अनिल जी। इसी के डर से फिर जिसकी किस्मत चली उसको दे दिया जाता है। जो कैप्टन टॉस जीते उसी का सिक्का, जो जीते उसी का सिक्का। हाँ, ऑफ कोर्स, वो वापस थोड़ी देता है जीतने। तो जो जीते उसी का सिक्का नहीं, वैसे सिक्का मैच रेफरी के पास देता है। हाँ, जी सिद्धार्थ जी। अनिल जी, ये सोने का या चांदी का किसका सिक्का होता है? ये वो है ना, 1 रुपए वाला है सर, छोटा वाला। जो शगुन का होता है ना, जो हमारे सुमित जी का ना 101 वाला जो लिफाफा लेवल, उसमें जो वो 1 रुपए जो मिसिंग रहता है ना, वो वही सिक्का है जो वहां पर गायब है। तो चलिए, तो ये है आपके लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत आप बुधवार को करें। बुध, गुरु, शुक्र, शनि 7 से 11 और रविवार 11 तारीख, तो संडे को तक रिजल्ट आ जाएगा। मतलब रिजल्ट आ जाएगा। ओके, इंटरेस्टिंग। 5 दिन तक चलेगा क्या? वैसे ओवल में ना, ये लॉर्ड्स में, ओवल स्टेडियम, ओवल में तो चल सकता है 5 दिन। वहाँ की पिचेस पे तो चल जाएगा, वहाँ चल सकता है, 5 दिन तक चलना चाहिए। ठीक है, और बताओ और क्या क्या करने वाले हैं आप? तो एक तो ये है, फिर सर 8 जून ऑफ कोर्स जो आरबीआई की पॉलिसी बैठक शुरू हुई है 6 तारीख को, 8 तारीख को सुबह 10 बजे इसका फैसला आता हुआ दिखेगा। आईपीओ भी बंद हो जाएगा, आईक्यू लाइटिंग का, साथ ही एक्स डे ट्रेड करेगा एनआईटी लिमिटेड। यहाँ पर जो डमर्जर इनकी है एनआईटी और एनआईटी लर्निंग सिस्टम्स की, वो इफेक्टिव हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, ग्लोबल इवेंट के लिहाज से Q1 जीडीपी आंकड़े जापान और यूरोप, इन दोनों देशों के आते हुए नजर आएंगे, तो इस पर फोकस करना है। ओके, तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं आने वाले दिनों के लिए, इंपॉर्टेंट एक्शन है। ऑफकोर्स आरबीआई पॉलिसी पर तो हमारी नज़र है ही।
अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं आज की खबरें कौन सी हैं? जी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले HAL पर, जहां पर जो जी बिजनेस की खबर है वहां पर मोहर लगती हुई दिखी है, जिसमें HAL और GE जो है भारत में सैन्य इंजन का उत्पादन करने के लिए जो है यहाँ पर सहमति बनती हुई दिखी है। एंजल वन मई में ग्राहकों की संख्या लगभग 3.3% के आसपास बढ़कर आई है। वहीं अगर आप देखें ऑर्डर्स की संख्या, वहां पर आपको लगभग 33% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा कोजेंसीज के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि NSE जो है लगभग 21 लाख शेयर बिक्री के लिए बोली मंगाई है उन्होंने। उनके हिसाब से अगर आप हिस्सा की बिक्री के लिए लगभग 3,150 प्रति शेयर के लिए रिजर्व प्राइस तय किया गया है। और ABSL AMC की बात करें तो वहां पर रेट गेन में लगभग उन्होंने 3.2% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी है और ये 1 जून को ओपन मार्केट के जरिए जो है हिस्सेदारी खरीदते हुए दिखे हैं। TCS यहाँ पर इंग्लैंड वेल्स से इन्होंने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है इनको, और ये शिक्षकों के पेंशन प्लान मैनेजमेंट के लिए जो है इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ दिखा है। ग्रीव्स कॉटन सब्सिडरी ने EV फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है। पटेल इंजीनियरिंग, यहाँ पर इनको देखें लगभग सिटी एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से लगभग 520 करोड़ का जो है LOA मिलता हुआ दिखा है। टाटा पावर्स 110 मेगावाट क्षमता का सोलार पावर प्रोजेक्ट जो है वो इन्होंने शुरू किया है। और कई सारी ब्लॉक डील्स है जिसमें L&T फाइनेंस लगभग 1.2 करोड़ शेयर 0.4% इक्विटी, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी 14.5 लाख, जोमेटो 35 लाख, कॉनकोर लगभग 9 लाख, विजय डायग्नोस्टिक 11 लाख, पावर ग्रिड यहाँ पर बात करें तो 1.26 करोड़ शेयर जो है, M&M फाइनेंशियल 14 लाख और मनापुरम फाइनेंस अंत में लगभग 20 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे। ओके, तो ये है ढेर सारे एक्शन वाले स्टॉक्स जहां पर आज आपको रखनी है नजर। आइए, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार। कुणाल जी, राकेश जी और सुमित जी को तो आप देख ही चुके हैं, और सचिन जी, सिद्धार्थ जी और आशु जी के भी आपके हो चुके हैं दर्शन। सबका स्वागत। कुणाल जी, राकेश जी के लिए बिगुल के साथ करते हैं शुरुआत। चार्ट कॉर्नर बनाए सर। अनिल जी बिगुल गलत है अनिल जी, अगर बिगुल बच पाए स्पेशल कॉल का, नहीं तो इसी में अनिल जी स्पेशल दे देंगे हम। हाँ हाँ दे दो, चलो कोई बात नहीं, हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर देंगे बिगुल का, आप चिंता न करें। देखिए अनिल जी, पहले तो अपडेट है, मैंने और कुणाल जी ने निफ्टी ऑटो ETF 120-22 पे रिकमेंड करा था। 23% की रिटर्न अनिल जी 5-6 महीने के अंदर इंडेक्स दे रहा है। तो अनिल जी जिनके पास है होल्ड टाइट, सेट टाइट। और दूसरा अनिल जी, एक कॉल जो है उससे पहले एक अपडेट हो रहा है, आपने जनवरी मतलब कि 2023 शुरू होने से पहले DLF और टाटा कम्युनिकेशन पर खरीदारी की राय दी थी, और हमने 365-370 के अराउंड मैंने और कुणाल जी ने टीवी पे बोला था कि लास्ट एंड फाइनल कॉल है, DLF तेजी से भागेगा, नई टेरिटरी में जाने वाला है। तो TLF ने वो कमाल करा। दूसरी पिक थी आपकी टाटा कम्युनिकेशन। तो आप जो हमारा स्पेशल कॉल वाला जो जिसकी बिल्कुल की गुजारिश कर रहे हैं वो स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशन। अनिल जी ये भी आपकी पुरानी पिक है, और जो एग्जिस्टिंग चार्ट पैटर्न है वो चीख चीख के बोल रहा है कि ये स्टॉक भी नए लाइफ टाइम हाई पे जा रहा है। 2-3 महीने में इसमें भी एक नए लाइफ टाइम हाई देखने को मिलेंगे। तो फ्यूचर में लेने की जरूरत नहीं है, अपनी अपनी क्षमता अनुसार जितनी क्वांटिटी आप 3-4 महीने बैठ के होल्ड कर सकते हैं। होल्ड टाइट, सेट टाइट, टाटा कम्युनिकेशन, इसको मिस नहीं करना चाहिए। नए लाइफ टाइम हाई का प्रबल दावेदार है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, लगातार आप इस पर खरीदारी की राय देते आए हैं, और अब स्टॉक में नया ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। पिछले 3 दिनों से स्टॉक मजबूत है, लेकिन जो वीकली चार्ट है उस पर ब्रेकआउट इस सप्ताह आता हुआ दिखा, और हमें लगता है कि स्टॉक वापस से 1550 के लेवल से आपको दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। तो इन स्तरों पर बाय करके चले। यहाँ पर स्टॉप लॉस थोड़ा लिबरल, बड़ा स्टॉप लॉस रखें 1340 के आसपास। 1340 के स्टॉप लॉस से खरीद करें। पहला टारगेट होगा 1450 रुपए का, 1450 का। इवेंचुअल टारगेट 1500 का, जिसके लिए टाटा कम्युनिकेशन पर पोजिशनल बेसिस में खरीदारी की राय है। बंसल जी खुश? बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया आपके बिगुल का स्पेशल पिक, और मेरी तरफ से भी टाटा कम्युनिकेशन की रिकमेंडेशन तो है ही है, लगातार हमारी स्पेशल 25 में भी रहा है, वेल्थ क्रिएशन पिक्स में भी रहा है लगातार। इसको वही वाली बात है, दिल्ली लेके छोड़ दिए। जी बंसल जी। अनिल जी बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे खाना खाने गए हैं और जब बिल आया तो अनिल जी वो मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, ऐसी फीलिंग आई है जो बाद में बिल्कुल बजा। ऐसा तो अनिल जी पहली बार फील हो रहा है। मुझे लगा खाना खाने के बाद कुछ डेजर्ट मीठा आ गया हो जिसकी आपने उम्मीद न की है। जी कुणाल जी।
अनिल जी देखिए फीलिंग इसलिए अच्छी आ रही है अनिल जी की पारी की पहली ओपनिंग पारी खेल रहे हैं अनिल जी हम लोग। तो अनिल जी देखिए क्रिकेट में तो कभी ओपनिंग कर नहीं पाए जीवन में, लेकिन जब ये सेशन की ओपनिंग का पहला भी गोल बजवाते हैं अनिल जी तो वही फीलिंग आती है। तो अनिल जी इस वजह से तो अच्छा लगा ना, अच्छा लगा तो ये काम सुबह शाम रोज क्यों नहीं करते हो फिर? आज ही क्यों? तो रोज करो, कवर कस के आओ रोज। वागले साहब कब तक करते रहेंगे ओपनिंग? रिटायर होने का टाइम आ गया वागले साहब का। पार्टनर अनिल जी। चलिए, नॉन स्ट्राइकर आपका पार्टनर थोड़ा सा रन के कॉल पर रेस्पॉन्ड नहीं करता जल्दी से। ओके, बोला तुम तुम्हारी बाउंड्री मारो, मैं नहीं दौड़ूंगा। ओके, आइए सचिन जी के लिए एक बिगुल BTS डबल टी का। फरमाएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर रिलायंस ने अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई को निकाला है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी मोमेंटम स्ट्रांग ही होना चाहिए। एंड जो एक गैप एरिया उसने रखी थी वेडनेसडे के सेशन में, मुझे लग रहा है वो गैप वापस एक बार रिफिल होना चाहिए। सो ट्रेडिंग के लिहाज से 25-10 का टारगेट होगा, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 25-45 का। खरीदारी करनी है रिलायंस के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2480 पर। ओके, 2480 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करिए। रिलायंस में भी अभी अभी मोमेंटम आया है, तो बाजार को ऊपर ले जाने की तैयारी में इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज दिख रहा है। आई सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपर हिट। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, मार्केट्स के अंदर तेजी लगती है। बाय का स्टॉक ही रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 689, 690, 690 रुपए का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फरस लिमिटेड। यूपीएल के अंदर मोमेंटम बनना चाहिए। यूपीएल मेरे को लग रहा है कि यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। पिछले 1-1.5 महीने में स्टॉक ने ऊपरी लेवल से दबाव दिखाया, फिर लास्ट 5-7 दिनों में लोअर लेवल से रिकवरी दिखा के कंसोलिडेशन कर रहा है और अभी स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। स्टॉक में नीचे में सपोर्ट बना है। स्टॉक में मेरे को लग रहा है यहां से 15 से 20 रुपए का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। यहां पे खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 680, 678 के पास है। 678, 678 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। पहला टारगेट बनेगा 705 रुपए का। 705 का लेवल टूटना चाहिए और रैली 715 तक एक्सटेंड होनी चाहिए। तो यूपीएल में खरीदारी करें 678 के स्टॉप लॉस से 705, 715 के टारगेट्स के लिए। 715 यूपीएल खरीदारी करने के लिए एक के बाद एक लगातार कॉल्स आपके लिए बैक टू बैक आते हुए सिद्धार्थ जी के लिए भी बिगुल है सुपर सिड। स्वागत है आपका सिद्धार्थ जी। आपका पॉलीकैब कमाल करता हुआ दिख रहा है, जो आपने हाल ही में रिकमेंड भी किया था, हमारी नजर भी पड़ी थी। पहले तो बताएं सर अपडेट भी और साथ ही आपकी फ्रेश कॉल। बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप अनिल जी कैसे कर लेते हैं सारे ही कॉल, सारे एनालिस्ट का इतना बखूबी से याद रखना। इट्स अ मैजिक, इट्स अ डिफरेंट आर्ट विच यू हैव। तो धन्यवाद बहुत बहुत। और पॉलीकैब डेफिनेटली अच्छी कंपनी है। हमारा टारगेट तो हो गया है, अब फ्रेश टारगेट के साथ मैं बहुत ही जल्द आऊंगा। बट पॉलीकैब बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो थोड़ा मुनाफा बांध सकते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बने रहे। ये रह गया पॉलीकैब पे अपडेट। अब जो आज का कॉल है वो है एक्सिस बैंक, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस की कंपनी एक्सिस बैंक पे खरीदारी की राय। शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 980 रुपए का 980, और अगर पोजिशनल टारगेट रखना चाहे तो 1024, 1024 का। चौथे तिमाही के नतीजे तो बहुत अच्छे रहे, निम्स भी जोरदार रहे। 4.2% के करीब हमने निम्स बढ़ते हुए देखा 70 बेसिस पॉइंट से। एनआईए ग्रोथ 35% से दिखा, एडवांसेस 23% के करीब दिखा गया। हालांकि कंपेरेबल नहीं होगा क्योंकि सिटी बैंक का एक्विजिशन था। जीएनपी एनएनपी भी गिर के आए हैं, और सबसे बड़ी चीज सिटी बैंक का जो एक्विजिशन है ये मार्केट शेयर को इंप्रूव करेगी एक्सिस बैंक के लिए, खासकर रिटेल सेगमेंट और एचएनआई सेगमेंट में। एक्सिस बैंक पे खरीदारी की राय 980 का शॉर्ट टर्म टारगेट, पोजिशनल 1024, 1024। एक्सिस बैंक यहां पर खरीदारी करने की राय, और ये स्टॉक भी 950 के पार निकलता हुआ अब आपके लिए। आइए बिगुल आशु सर के लिए स्विंग के सुल्तान आशु मदान। आशु सर आपको कुछ बेहतरीन स्प्रेड तो देंगे, लेकिन उससे पहले स्टॉक पर एक राय आती हुई दिख रही है। आशु सर बताएं।
अनिल जी देखिए, मार्केट में तेजी बरकरार है, जो कि हमने कहा था जर्नी टुवर्ड्स 19,000 है, लेकिन बीच बीच में जो डिप है, अगर आपको ध्यान हो अनिल जी, लास्ट वीक एक 16 रुपए का इंश्योरेंस स्प्रेड दिया था, वो 16 अनिल जी 100 रुपए देके गया, 100 से भी ऊपर देके गया। तो अनिल जी आज मेरे पास 3 स्प्रेड है, मतलब 3 कॉल्स हैं, मैं इनको ये बोलूंगा, 2 स्टॉक्स की बाय कॉल है और जो इंडेक्स पे है वो बियर स्प्रेड है। फिर से मैं अनिल जी एक रैशनल 1 सेकंड जरूर लूंगा, मतलब आधा मिनट जरूर लूंगा बताने के लिए। अनिल जी बाजार तेजी में है। अभी अगर आपने अनिल जी पिछले 6 महीने, 8 महीने, 1 ईयर अगर आपको ध्यान हो, मेरा जो नैरेटिव हमेशा होता था, इंडेक्स इज द बेस्ट स्टॉक, इंडेक्स इज द बेस्ट स्टॉक, इंडेक्स इज द बेस्ट स्टॉक, आई यूज्ड टू कीप ऑन सेइंग दिस। बट अनिल जी अब एक ऐसे लेवल पे हम आ रहे हैं कि मुझे लग रहा है इंडेक्स में एक टायर्ड बुल सिंड्रोम देखने को मिल रहा है कि इंडेक्स में कहीं थकावट दिख रही है और स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो अनिल जी एवर इवॉल्विंग मार्केट होती है, आपको स्ट्रैटेजी भी चेंज करनी पड़ती है, इसलिए हम थोड़ा सा स्टॉक्स में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसलिए मैं क्विकली एक अपडेट देता हूं अनिल जी, पिछले 3 स्प्रेड दिए थे, HCL टेक का, SBI का और NMDC की प्लेन वनीला कॉल, वो तीनों बुक कर लीजिए, नहीं करी तो अभी भी कर लीजिए। मैंने सुबह ट्विटर पे भी बोल दिया था, अपने क्लाइंट से भी हमने बोला कोई मारामारी नहीं है, आराम से बुक कर लीजिए, और 2 नए स्प्रेड दूंगा। तो अनिल जी इस हफ्ते की जो इंश्योरेंस स्प्रेड है वो है, पहले मैं निफ्टी का शेयर कर लेता हूं, उसके बाद एक एक करके स्टॉक्स का बाद में कर लेंगे। वो भी अनिल जी फिर है 18,620-21 का जो निफ्टी चल रहा है, 18,600 की अनिल जी एक पुट लेनी है, 18,450 की 2 बेचनी है, फिर 17 रुपए की कॉस्ट है अनिल जी। फिर ये इंश्योरेंस है कि अगले 3 दिन में अगर 100 पॉइंट का भी एक जो इंटरमिटेंट करेक्शन आता है, अगर आपको ध्यान हो 480 की एक्सपायरी हो गई थी अनिल जी, 18,600 चल रहा था, सिर्फ कुछ घंटों के लिए हुई थी या एक दिन के लिए हुई थी और जैकपॉट दे गया था। तो ऐसा चांस मैं इस बार भी रूल आउट नहीं करता हूं कि कुछ ना कुछ स्टॉक ऊपर नीचे हो सकता है और एक माइनर करेक्शन हमारे को मिल सकती है। तो अनिल जी ये पुट स्प्रेड 17 रुपए का इंश्योरेंस पुट स्प्रेड है, और मुझे तो अनिल जी 17 से 50 बनाने होते हैं, भगवान साथ देता है तो 100 भी बन जाते हैं, मतलब 3 गुना पैसा हो जाना चाहिए। जाने को सिर्फ 17 रुपए और आने को अनिल जी 150 रुपए, मतलब 100 से 150 रुपए भी हो सकते हैं। तो ये निफ्टी का एक बियर स्प्रेड है, और अगर आप जब कहेंगे तो मैं बाकी दोनों स्टॉक्स के भी लेवल के लिए अनिल जी वो पॉजिटिव बुल स्प्रेड है। किस लेवल के ऊपर आपकी अनलिमिटेड रिस्क हो जाती है, चूंकि आप 2 पुट बेच रहे हैं? तो सॉरी, किस लेवल के नीचे, माफ कीजिएगा अनिल जी 18,300 के नीचे, ओके 18,300 के, सेफ टिल 18,300। 18,300 तक आप सेफ है, बिल्कुल। 18,285 के नीचे क्लोजिंग मिली नहीं है पिछले आपको कितने दिनों से, मैं बताऊं 10 दिन से। तो बिल्कुल स्टॉप लॉस भी ठीक लगाया है, बिल्कुल परफेक्ट है। 18,300 के नीचे बंद हो तो ही रिस्क है, तब तक रिस्क है नहीं। तो उस लिहाज से ये स्ट्रेटेजी, और थोड़ी देर में आशीष सर देंगे आपको कुछ बेहतरीन स्टॉक की स्ट्रेटेजी भी। मैं सर आ रहा हूँ आपके पास, बस एक बार ये ब्रजेश जी को निपटा लें, ये भी आए हुए काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, सारे कॉल्स इन्होंने भी नोट कर लिए हैं। ये मतलब मेरा नंबर कब आएगा? ब्रजेश जी आपका नंबर आ चुका है, और इसलिए आया है कि सारे इन्वेस्टर्स के एक बड़ी काम की खबर लेके आए हैं ब्रजेश, ऐसी खबर जो कि हर एक इन्वेस्टर के काम की है, राइट? बिल्कुल। तो बताइए जरा क्या खबर है आपके पास? बिल्कुल, खबर यह है कि जो चर्चा ये इस पर चल रही है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के जरिए जो भरपाई की जाती है, अगर किसी ब्रोकर का क्लाइंट डिफॉल्ट करता है तो उसकी दोनों एक्सचेंजेस की लिमिट है, NSE की 25 लाख है और BSE की 15 लाख है। अब ये चर्चा हो रही कि क्या इस लिमिट को पूरी तरह से हटा दिया जाए, यानी जितना नुकसान हो क्या उसकी पूरी की पूरी भरपाई की जाए, इसको लेकर चर्चा शुरू हुई है। और सेबी, ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस, इन सब के साथ हाल ही में चर्चा हुई है। एक ऑप्शन इसमें यह दिया गया है कि क्या ब्रोकर्स के लिए या एक्सचेंज इसमें क्या इंश्योरेंस कवर लिया जाए जहां पर इस नुकसान की भरपाई जिससे की जाए। अगर ये लिमिट हटता है और नया प्रस्ताव जिसकी चर्चा हो रही है अगर ये पास होता है, तो जो बड़े निवेशक हैं, जो HNIs वगैरह की कैटेगरी के निवेशक हैं, उनके लिए भी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से उनके पूरी भरपाई का रास्ता खुलेगा। हालांकि अब तक ये बात कही जा रही थी कि मार्जिन के सिस्टम काफ़ी कड़े हो चुके हैं, तो डिफ़ॉल्ट की आशंका जो है वो कम है, लेकिन फिर से इस उपाय पर चर्चा शुरू हुई है कि क्यों ना पूरी की पूरी भरपाई का रास्ता देखा जाए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी अगर कोई ब्रोकर उड़ गया तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में जाकर अब जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो उसका सिस्टम ऐसा है कि भाई NSE पर आपको 25 लाख तक का क्लेम मिलता है पर क्लाइंट, बराबर? पर क्लाइंट, मतलब एक फैमिली में आपके 4 अकाउंट है तो 25-25 लाख हो गया चारों के लिए, लेकिन पर क्लाइंट 25 लाख है। बिल्कुल। BSE पर क्लाइंट 15 लाख है। अब जो अच्छी खबर बता रहे हैं ब्रजेश, वो कहने कि इसमें कोई लिमिट नहीं होगा, किसी का 10 करोड़ का लॉस हो गया किसी ब्रोकर की वजह से तो पूरा मिलेगा। बिल्कुल, चर्चा तो इसी बात पर हो रही है और इसीलिए ऑप्शन ये सोचा जा रहा है। हाँ, तो ये IPF में इतनी है क्या ताकत? नहीं, IPF में तो इतनी ताकत नहीं। IPF की ताकत मैं बता रहा हूँ। NSE के IPF में 1606 करोड़ है। 1606 करोड़, हाँ, और BSE के IPF में करीब 856 करोड़ है। ठीक है।
ठीक है। लेकिन अब ये ताकत बढ़ाने के लिए बात ये हो रही है कि क्या इंश्योरेंस कवर का सहारा लिया जाए। तो ये क्योंकि ये ऑप्शन एक्सप्लोर अब तक नहीं किया वैसे गया। ब्रोकर्स तो इंश्योरेंस लेते हैं, वो कुछ पंचिंग एरर वगैरह के लिए, इस तरह की चीजों के लिए लेते हैं, लेकिन फुल लायबिलिटी कवरेज का शायद नहीं होता है। तो एक तरह से ये अगर इंश्योरेंस ये अगर पूरा आ जाता है कि इंश्योरेंस ले या मतलब ब्रोकर ले या एक्सचेंज ले या कौन ले, ये सारी चर्चा होनी अभी बाकी है। प्राइमरीली तो ब्रोकर के नाम पर आती है, लेकिन ब्रोकर ढीला ढाला होगा तो इंश्योरेंस कंपनी देगी नहीं इसको। नहीं, ढीला ढाला होने की बात नहीं, अगर उनको अपनी मार्केटिंग भी तो कर पाएंगे कि आप हमारे पास आइए और हमारे यहाँ से अगर कुछ भी ऐसी दिक्कत होती है तो हमारा तो सब कुछ इंश्योर्ड है, तो एक तरह से उनके लिए मार्केटिंग करने का भी अपना रास्ता खुलेगा। चलो एक आशु सर से राय लीजिए। बात यही चर्चा जो है वो इन अभी कोई फाइनल फिक्स नहीं है, लेकिन चर्चा यही है कि कैसे इसका रास्ता निकाला जाए कि पूरी की पूरी भरपाई की जा सके। आइडिया अच्छा है वैसे ये बात। आशु सर प्रैक्टिकल हो पाएगा? मतलब बात ये हो रही है भाई कि बात तो ठीक भी है, अगर ब्रोकर उड़ गया, नुकसान हो रहा है तो पूरा मिलना चाहिए ना इंश्योरेंस, जितना है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से पूरा पैसा मिले। अब मॉडलिटीज बनाई जाएगी, किस तरह से क्या हो सकता है, आपकी राय दें सर। अनिल जी देखिए, होना तो पूरा चाहिए, लेकिन अगर आप उस स्पिरिट में बात करें तो जब बैंक उड़ने का पूरा नहीं है तो ब्रोकर का कहां से पूरा हो सकता है, पहली बात। दूसरी चीज अनिल जी, मुझे लगता है कि जिस तरह के करंट रेगुलेशन रिजीम और कंप्लायंसेस हो गए हैं अनिल जी, ब्रोकर का उड़ना बहुत ही मुश्किल हो गया है, मतलब वर्चुअली इम्पॉसिबल हो गया है। जैसे वो एक होता है ना कि कोई एक हेड या कोई निष्ठा बांध लेता है कि मतलब कुछ भी हो जाए कि अब क्लाइंट को लॉस, मतलब इन्वेस्टर को या किसी को लॉस नहीं होने देना। तो आई थिंक उस तरह का अनिल जी एक जो मतलब नैरेटिव या एक वो चल रहा है कि एक मान लिया गया है कि ये करके रहना है। तो अनिल जी जो करंट रेगुलेशन है, मुझे नहीं लगता कि कोई लूपहोल अनिल जी छूट ही नहीं रहा कि कहीं से भी कोई ब्रोकर चाह के भी। अब अनिल जी कोई कैटास्ट्रॉफिक चीज अलग हो जाए वो बात अलग है, बट मुझे नहीं लगता अनिल जी कुछ ऐसा होगा। बट ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है कि, और ये आइडियल तो बिल्कुल है अनिल जी, अगर कि पूरा सब कुछ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है, एक्सचेंज और सेबी इतने चार्जेस लेते हैं, टर्नओवर चार्जेस लेते हैं, इतने सारे बनाते हैं, और इसी के लिए ना इन्वेस्टर के लिए तो इंश्योरेंस तो पूरी होनी चाहिए अनिल जी इन द ट्रू स्पिरिट। होनी तो पूरी चाहिए, हो पाएगी या नहीं ये देखने वाली बात है। और बात तो आशु सर ने पॉइंट बहुत बराबर रखा। इसमें मॉरल हैजार्ड ये है और इसी वजह से हमने देखा था कि जो DICGC का कवर होता है वो लंबे समय तक 2 लाख रुपए पर ही लिमिटेड था। उसके पीछे भी यही तर्क था कि फिर तो ये बड़ा आसान हो जाएगा कि बैंक जो चाहे अपना कर लें गड़बड़ी, पैसे तो वहां से डिपॉजिटर को मिल ही जाएंगे DICGC से। तो वैसा ही डर जो कह रहे हैं आशु जी, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि इस तरह की चीज वो ऐसे कह रहे हैं कि इतने नियम इतने सख्त हो चुके हैं कि ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन इसमें यहाँ पर भी ये चर्चा इस बात पर भी हुई कि ये एक डर है, लेकिन बात ये है कि आप उस एक डर के चक्कर में क्या ऐसा करेंगे कि जो निवेशक है उनका नुकसान हो। बात यही है। तो चलिए इंटरेस्टिंग है, लेकिन कुल मिलाकर अगर ऐसा होता है तो इन्वेस्टर्स के लिए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। हाँ, ब्रोकर एक्सचेंज रेगुलेटर्स अपनी समझे, इन्वेस्टर्स के लिए तो बढ़िया बात है कि उनके पूरे के पूरे पैसे की सेफ्टी हो पाएगी अगर हुई तो। वैसे जो खबर लाएं ब्रजेश तो जल्दी हो जाएगी ना। हाँ ज़्यादा दिन। एक ब्रजेश पिछले हफ्ते कौन सी खबर दी थी जो आ गई वीकेंड पर, आपने एक और खबर वो एक बात चल रही थी कि जो ब्रोकर के अथराइज्ड पर्सन्स होते हैं जिनको पहले सब ब्रोकर कहते थे, करेक्ट, तो उनके बारे में बहुत सारी शिकायतें पहुंच रही थी कि वो गड़बड़ियां करते हैं। और ये पहले 2014-15 के समय तो हमें खुद याद है कि बहुत सारी शिकायतें आती थी, करेक्ट, कि F&O में ट्रेड करवा दिया ऐसे लोगों को जिनको कोई समझ नहीं थी और सारे उनके डिटेल्स लेकर खुद ट्रेडिंग करते थे। तो इस तरह की बहुत सारी शिकायतें आई थी। तो उस पर अब एक्सचेंजेस ने कर दिया है सख्ती की ब्रोकर की ही जिम्मेदारी होगी अगर कुछ भी करते हैं, और जितने इनएक्टिव टर्मिनल्स हैं अथराइज्ड पर्सन्स यानी सब ब्रोकर्स के, वो सारे के सारे डीएक्टिवेट किए जाएं अगर नहीं चल रहे हैं, और सबका डेटा फिर से एक्सचेंज को दिया जाए। और साथ ही उनके जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो भी बढ़ाई है। ओके, तो ये सख्ती की है, वो हमने उस वक्त हम कर नहीं पाए थे, लेकिन ये है कि वो खबर हो गई सही। ओके, चलिए बढ़िया है। तो ये एक और खबर है जिस पर आपको करना है फोकस। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है एक बार फिर से बिगुल का आशु सर के लिए, क्योंकि आशु सर की तरफ से कुछ स्टॉक्स की भी रिकमेंडेशन आनी बाकी है, वो बोल भी रहते हैं। सिंह के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर।
अनिल जी, ये पहला स्टॉक है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अनिल जी, बहुत अच्छी कंसोलिडेशन हो रही है, तंग करता है, बोर भी करता है और मतलब चलता भी कम है। लेकिन अनिल जी बहुत महीनों में जैसे जो इतने सारे स्टॉक्स जो डल एंड आउट मतलब उस तरह के थे जो बिल्कुल नहीं चलते थे, अनिल जी ये उसमें आता है। लेकिन मुझे लगता है कि अनिल जी बड़ी स्ट्रांग कंसोलिडेशन हो गया है, मेटल्स भी यहां से थोड़े ठीक लगते हैं। अब अनिल जी सेल को जरूर थोड़ा चलना चाहिए। तो ट्रेड कैसे करना है अनिल जी? 84 का फ्यूचर चल रहा है, 83 की इन द मनी कॉल लेनी है अनिल जी, ₹2.80 के अराउंड, और 88 की एक बेचनी है 80 पैसे के अराउंड। तो अनिल जी की कॉस्ट आएगी स्प्रेड की ₹2। तो वर्चुअली अनिल जी मेरा 85 रुपीज का सेल हो जाता है। मुझे लगता है कि अनिल जी ये 90 और उसके बाद 95 और शायद ₹100 तक की जाने की क्षमता रख सकता है। बट अनिल जी वो थोड़ी लंबी बात हो जाती है, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल उतनी रखनी चाहिए जितना मतलब संभाल पाओ, या जितने मतलब सपने उतने ही लेने चाहिए। बट मुझे लगता है अनिल जी सेल अब यहां से चलना चाहिए, और इसको डिलीवरी के लिए भी ले सकते हैं, थोड़ा पेशेंटली होल्ड करना हो। बट आई थिंक अनिल जी अच्छा लॉट साइज है, तो इसलिए ₹2 की कॉस्ट है, ऑलरेडी ₹1 इन द मनी है, तो वर्चुअली करंट भाव से आप ₹1 दे रहे हैं। और अनिल जी उसका थीम वही है जो मैं कहता हूं कि मुझे फ्यूचर को ऑप्शन से रिप्लेस करना है, कि शाम को नींद अनलिमिटेड लॉस की वजह से ना होने की वजह से अच्छी आनी चाहिए, और वो नहीं होना चाहिए। अगेन सौदा लॉस नहीं, लॉस के डर से कटता है। तो सेल में अनिल जी ये बुल स्प्रेड 1:1, 83 की एक कॉल लेनी है, 88 की बेचनी है। दूसरा स्टॉक है अनिल जी L&T कैपिटल गुड्स अच्छे लगते हैं अनिल जी। आने वाले टाइम में अगर और तेजी बननी है तो कैपिटल गुड्स लीड करेंगे, और L&T ने रिजल्ट के बाद एक करेक्शन भी दी है। तो अनिल जी L&T 2260 की एक कॉल लेनी है और 2320 की एक कॉल बेचनी है। ये स्प्रेड बनेगा ₹27 में, ₹26 में। इसका मतलब अनिल जी आप लॉन्ग हो गए 2286 से, और 2276 चल रहा है। तो करंट भाव से अनिल जी सिर्फ ₹10 आप प्रीमियम दे रहे हैं। पूरा महीना आपके पास है 29 जून तक का, और अगर ये 2350 हो गया तो अनिल जी ये पैसे यहां से डबल हो जाएंगे। और अगेन ऑप्शन 1:1 स्प्रेड है, ना नीचे में अनलिमिटेड लॉस ना ऊपर में अनलिमिटेड लॉस, सिर्फ एक ₹27 की कॉस्ट है, वो हम कभी भी निकाल सकते हैं। 1:2 कर सकते हैं अगर और 5, 7, 10 दिन तक नहीं आया तो। दोनों स्प्रेड अनिल जी लॉन्ग है, सेल में लॉन्ग है और L&T में लॉन्ग है, और निफ्टी में अनिल जी इंश्योरेंस स्प्रेड दिया ही है, जो कि मुझे लगता है कि वो भी बना के रखना चाहिए। तो ये है आपके लिए सेल और L&T, 2 ट्रेड आपके लिए आते हुए। यह नोट कर लीजिए, कॉल ऑप्शन एक खरीदना है, एक बेचना है, ये ध्यान में रखिएगा आपके लिए। आइए बिगुल सेठी साहब के लिए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी 2 स्टॉक्स कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह। पहला वाला बताओ सर। अनिल जी आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज, TRACXN, ट्रैक्शन के नाम से इनका NSE का इसका टिकर है। स्टॉक अभी 72 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 80 के, स्टॉप लॉस रखना है 68 का। ये कंपनी मार्केट इंटेलिजेंस डेटा प्रोवाइड करती है प्राइवेट कंपनीज को, और दुनिया की टॉप 5 ग्लोबल प्लेयर्स में से एक है इस तरह का काम करने वाली। एक एसेट लाइट मॉडल है, और कंपनी का एक सास बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसका ट्रैक्शन नाम है, जो कि ये कैटर करती है प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स को, फिर वेंचर कैपिटल फंड्स को, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को। बाकी कई सारे फॉर्च्यून 500 कंपनीज इनके क्लाइंट लिस्ट में है। अराउंड 58 कंट्रीज में इनके कस्टमर्स हैं। दमदार फंडामेंटल्स है, और कंपनी का एक मैं जब रिजल्ट देख रहा था तो इनके जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आते हैं वो उसमें 50% मार्जिन आते हैं। मतलब जो भी कॉस्ट है वो ऑलरेडी इनकर्ड है, और बाकी जो भी रेवेन्यूज आते हैं तो उसमें 50% गोज डायरेक्टली टू एबिटा मार्जिन। इस तरह का बिजनेस मॉडल है। क्वालिटी प्रोमोटर्स है, एक्सपीरियंस टीम, फिर अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और एक नेट पॉजिटिव कैश फ्लो वाला बिजनेस है। इनके पास अभी कैश और कैश इक्विवेलेंट वुड बी क्लोज टू अराउंड 60 करोड़। बाकी FIs DIs भी बुलिश लगते हैं, अराउंड 29% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें निपॉन है, मोतीलाल ओसवाल, कोटक, ICICI प्रू, फिर और भी कई रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड है। बाकी एक वेंचर कैपिटल फंड है एलिवेशन कैपिटल, वो भी इसमें अराउंड 11% स्टेक ओन करता है, और उनका एक मिस्टर विवेक माथुर इनके बोर्ड पे भी है। तो स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ। इनका IPO आया था 80 के प्राइस पे, उसके बाद स्टॉक में अच्छी तेजी हुई, फिर बाद में बाजार के करेक्शन में ये स्टॉक भी घटा है। मुझे लगता है वापस से वो लेवल्स तो बिल्कुल आने चाहिए, वही मेरे शॉर्ट टर्म टारगेट दिए मैंने 80 के। 80 रुपए के टारगेट के लिए करें खरीदारी ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज में। ये है आपके लिए सेठी साहब की तरफ। सेठी साहब बताएं सर दूसरा स्टॉक। आज का अनिल जी दूसरा स्टॉक है, कई बार चैनल पर रिकमेंड होता है, शायद सिद्धार्थ सेडानी जी भी कई बार रिकमेंड करते हैं, और मैंने भी पहले कई बार किया हुआ, रेटगेन ट्रेवल्स एंड टेक्नोलॉजीज।
ये स्टॉक अभी 391 के लेवल पे ट्रेड करता है। इसके पहले शॉर्ट टर्म टारगेट है 410 के, स्टॉप लॉस रखता है 380 रुपए का। ये भी एक जबरदस्त कंपनी है जो कि सास मीनिंग सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और डैश मीनिंग डेटा एज ए सर्विस, ये ट्रैवल और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के लिए प्रोवाइड करती है। कंपनी जितनी बड़ी होटल्स है, एयरलाइंस है, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स है, कार रेंटल कंपनीज है, इन सबको ये सर्विसेज देती है। अच्छा, एक बहुत ही जबरदस्त कस्टमर बेस है, क्लोज टू 1500 कस्टमर्स, जिसमें 8 तो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है। क्लाइंट लिस्ट बहुत ही जबरदस्त है, जैसे लेमन ट्री होटल्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स ग्रुप, ओयो, इन सबको कैटर करती है। इस तिमाही के नतीजे बहुत ही दमदार नतीजे थे। 33 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल इस तिमाही में 11 करोड़ का पैट था, मतलब 3 गुना हुआ है प्रॉफिट। FIS अराउंड 18.7% स्टेक ओन करते हैं। फिर इस कंपनी का आजकल फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और एक इन्होंने हाल ही में एक्विजिशन भी करा है, अदारा नाम की कंपनी है जो कि ट्रैवल प्राइसिंग डेटा प्लेटफॉर्म है, तो उसको अक्वायर किया, विच कुड सर्टनली बी वेरी पॉजिटिव फॉर द कंपनी गोइंग अहेड। और डायरेक्ट कोई कंपटीशन है नहीं इस बिजनेस में इनके पास, और एक वन ऑफ द फ्यू प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है फ्रॉम द ये जो न्यू एज बिजनेसेस में। तो स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ, अपने हाइट से ये भी करेक्ट हुआ स्टॉक है। खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 410, स्टॉप लॉस ऑफ 380। ओके, 380 का स्टॉप लॉस, 410 के टारगेट। ओके, दोनों में सेठी साहब ने एक इंटरेस्टिंग चीज बताई है। क्या है सेठी साहब? हाँ सेठी साहब, ये सास का मतलब ये होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये कब से हुआ? हाँ अनिल जी, ये सास का मतलब ये है, बाकी और भी सास का मतलब होता है, अपन हिंदी में सास मतलब अलग होता है। बाकी सास जो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, सास मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। बिल्कुल। अच्छा, ओके, दोनों अलग अलग है ना, सेम तो नहीं? नहीं, जो दोनों कंपनी सिमिलर काइंड ऑफ, वो दोनों अलग अलग है, वो दोनों अलग अलग है। कंपनी वो सास और ये सास तो अलग अलग है अनिल जी, बिल्कुल अलग। अब जाके सास में सास आई। ओके, तो चलिए, रेट गेन और ट्रैक्शन दोनों सास प्रोवाइड करने वाले, घबराइए नहीं, सास वो वाली सास प्रोवाइड करने वाली है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ये है। बराबर रट्टा मार के एकदम बराबर है, एकदम सेठी साहब पूरा तैयार। हाँ, सास, दास, पास डेटा एज ए सर्विस, और पास प्रोडक्ट एज ए सर्विस। सास, दास, पास, नाम भी बड़े अजीब अजीब रखते हैं आईटी वाले, एकदम बिल्कुल अलग है, और शॉर्ट फॉर्म इनकी खतरनाक वाली होती। सास, हाँ। चलिए, आइए लेते हैं अनिल जी से अब उनकी 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी। हल्का सा ऊपर से नीचे आए बाजार, बट गेन्स होल्ड कर रहे हैं सर। अमेरिकी फ्यूचर्स सुबह से थोड़े सुस्त हैं, अभी भी सुस्त हैं। 40 पॉइंट नीचे, 40 पॉइंट ऊपर डाउ, 30 पॉइंट नीचे नैस्डैक। कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन उनके फ्यूचर्स में नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स फ्राइडे को तो जबरदस्त रिबाउंड आपको दिखा था। एशिया आज काफी मजबूत था अनिल जी। जापान देखिए 2.25% ऊपर जापान के बाजार थे। हांगकांग में अच्छी तेजी थी, फ्राइडे 4% दौड़ा था, आज भी 1% ऊपर हांगकांग रहा, और बाकी एशिया के बाजार काफी मजबूत रहे। हमारे बाजार तो अच्छे मूड माहौल में दिख ही रहे हैं सर। बाकी सब ठीक है। कच्चे तेल में आपको खरीदारी आ रही है ओपेक डील के बाद, बट रुपया आज थोड़ा कमजोर हुआ है, 33 पैसे की बड़ी गिरावट है, तो रुपए पर आज क्लियर प्रेशर है, और थोड़ा कमोडिटी बाजार का एक्शन है। अदरवाइज तो सब क्यूज अच्छे दिख रहे हैं। क्या करना है सर? बाय ऑन डिप्स, गिरावट में खरीदारी, हर डिप पे खरीदने की राय है, और खरीदने के लिए अच्छे लेवल जो है 18,575, 18,535 दो लेवल अगर आज मिलते हैं आपको आखिरी 1 घंटे में खरीदना चाहिए। और ऊपर में 18,635 के ऊपर टिके तो 18,660, 18,690 तक जाने की कोशिश हो सकती है। अगर 18,665 के ऊपर आज बंद होते हैं तो बहुत ही बढ़िया और लॉन्ग पोजीशन बनाकर जाना चाहिए। 3 बजे तक अगर 18,665 के पार निकल गए दीप, तो भरपूर दिल खोल के खरीदारी कीजिए लाइफ टाइम हाई के लिए। तो अच्छा। हाँ, ज़्यादा फास्ट बोलिए क्या? अच्छा, 18,575, 18,535 दो अच्छे लेवल है, अगर वहाँ पर आते तो लेना चाहिए, पहला नंबर। दूसरा नंबर 18,635 के ऊपर वापस से निकला अब, तो फिर मजबूती बनेगी। अगर 3 बजे के पहले 18,665 पार कर लेते हैं और आज 18,665 के ऊपर बंद होने के संकेत आते हैं, तो कल के लिए भी लॉन्ग पोजीशन बनाकर जाएं। लाइफ हाई 200 पॉइंट ही दूर रहेगा, वो आसानी से आपको आते हुए दिखेगा। एक बार फिर से रिपीट टेलीकास्ट में आपको मैंने बता दिया है। बैंक निफ्टी 44,200 के आसपास है, 44,000 के ऊपर बंद हो रहा है, कोई टेंशन है नहीं, होना भी चाहिए। ऊपर में 44,500 के पार निकलने की फिलहाल जल्दबाजी नहीं दिख रही है। आज डेटा बड़े इंटरेस्टिंग बने दीप। बैंक निफ्टी में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 44,000 पर है, और पुट साइड में 60 लाख शेयरों का,
और कॉल साइड में 44,200 पर 47 लाख शेयरों का, और 44,200 के पुट पर ही 45 लाख शेयरों का है। सो अगर 3 बजे के पहले 44,200 के पार निकल के टिक गया, और आज का हाई 44,265 है मेरे ख्याल से जी, 44,266, अगर ये है 3 बजे के पार निकल गया तो भाई साहब दबा के उसी वक्त ले लेना, उसी वक्त, तभी उसी वक्त तुरंत जैसे आए। हाँ ठीक है। तो 44,400 44,500 आज ही आपको दिख जाएगा, और हो सकता है उसको भी निकाल दे कल तक में, क्योंकि रीजन बताता हूं जी। यहां पे कॉल राइटर के फंसने के पूरे आसार दिख रहे हैं। अगर सब्जेक्ट है कंडीशंस अप्लाई, 44,200 का कॉल राइटर हाईएस्ट खड़ा है, 44,200 पे ऑलरेडी पुट राइटिंग उतनी की उतनी बराबर की हो चुकी है, 44,000 पे हाईएस्ट लेवल है। तो आप एक चीज तो आपको पक्का पता चलेगी, 200 पॉइंट से ज्यादा की रिस्क नहीं है नीचे बंद होने के लिए, 44,000 के ऊपर ही बंद होंगे। और अगर आप 44,200 के ऊपर बंद होते हैं, जो कि आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का लेवल है, तो फिर डर किस बात का है? फिर तो आप लॉन्ग करेंगे ही ना। फिर 44,000, 44,100, 44,200 का कॉल राइटर जो है वो फंसेगा, और 44,400, 500 आज ही आपको दिख जाएगा, आज ही दिख जाएगा। बैंक से कमाल कर सकता है बॉस, तैयार हो रहा है, डेटा बन रहा है। अरे वाह, 44,200 पे ऑलरेडी 45 लाख शेयर पुट राइटर आ गए, कॉल्स के बराबर आ गए। सो इसलिए 3 बजे तक आप जरा इसको 20-25 पॉइंट लगा दो, और गलती से 44,265 अगर उसके पहले ही पार हो जाए, तब तो आपको शॉर्ट रहना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी कमाल करने की तैयारी है। आज सुबह से लीडरशिप ले भी रहा है दीप। अच्छा, हाँ, आज सुबह से लीडरशिप ले रहा है। सो बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत, ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और निफ्टी भी कैचअप के लिए तैयार होता है। व्यू तेजी का बनाकर रखें, ये आपके लिए अच्छा होगा। गॉट इट, ठीक है सर, चलिए बढ़िया है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली डेटा बात भाई आ गई। साहब, डेटा है और कमाल दिखा रहा है। अगर बैंक निफ्टी लेवल्स क्रॉस करता है तो और बड़ी तेजी होगी। चलिए बैंक निफ्टी पर है हमारी नजर। आइए, तब तक एक कॉल आ रही है सिद्धार्थ जी की तरफ से, सुपर सेट। बताएं सर। देखिए, अभी सेल की चर्चा हो रही थी, आशु जी ने कहा, तो सेल के बड़े भैया को लेके आया हूं, वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील पे खरीदारी की राय है, मेटल्स में तेजी दिख रही है। शॉर्ट टर्म अगर आपको टाटा स्टील में टारगेट रखने हो तो 113 और अगर लॉन्ग टर्म 1 साल का नजरिया रखना हो तो 132 भी आ सकता है टाटा स्टील में। सबसे बड़ी चीज है टाटा स्टील के प्रोडक्ट्स, जो स्टील प्राइसेस है वो 1000 से 1200 रुपए पर टन में बढ़ोतरी हो सकती है टाटा स्टील में। टोटल कैपेसिटी जो है 34 मिलियन टन की है टाटा स्टील की। नतीजे काफी दमदार दिखे, आय 10% से बढ़ी, सेल्स वॉल्यूम 5 मिलियन टन की दिखी। इंफ्रा और हाउसिंग स्पेस में गवर्नमेंट का केपेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, 16,000 करोड़ का केपेक्स है टाटा स्टील का भी। और जैसे मैंने कहा, बहुत बड़ा ट्रिगर 1000 से 1200 रुपए प्रति टन की प्राइस में बढ़ोतरी हो सकती है। तो टाटा स्टील पे खरीदारी की राय, शॉर्ट टर्म टारगेट 113, 1 साल का नजरिया 132। टाटा स्टील में खरीदारी करने की राय है यहाँ पर आपके सिद्धार्थ जी की तरफ से। 113, 132, 113 का टारगेट छोटा, 132 एक। लेकिन ये सेल के बड़े भाई को खरीदने की राय दे रहे हैं। एक मिनट, मेरा पैनल से सवाल है पूरा कि सेल का बड़ा भाई किसे माना जाए? सेल का बड़ा भाई गेल होगा या टाटा स्टील होगा? हाँ भाई, हाँ, दोनों तो पीएसयू स्टॉक है। हाँ, तो बड़ा भाई दूसरे परिवार से कैसे हो सकता है? सही बात है। ये बात नहीं कैसे भेल हुआ इसका छोटा भाई। हाँ, नहीं, सेल और भेल लगभग जुड़वा। अरे रुकिए, पहले रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने दीजिए। सेल और भेल तो लगभग गेल हुआ ना बड़ा, सेल भेल गेल ऐसे ही बोला जाता है। जी आशु जी। अनिल जी, बिल्कुल आपने वो कर दिया। मैंने कहा बड़े छोटे का तो नहीं पता, लेकिन भाव से जुड़वा भाई तो भेल है। जुड़वा भाई भेल है, ओके जी। हाँ जी, सिद्धार्थ जी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं जो हम मानेंगे नहीं? स्टील का परिवार है, तो स्टील का परिवार में स्टील का बना हुआ है टाटा स्टील। अच्छा, परिवार स्टील में बना लिया, और जो सारी सरकारी कंपनी का परिवार है उसका क्या? अच्छा, वो तो भाई वसुधैव कुटुंबकम वाला है। ये वाला HUF का है। तो चलिए, स्टील के HUF में से निकला हुआ सेल, उसका बड़ा भाई टिस्को, यहाँ खरीदारी करने की राय है हमारे सिद्धार्थ जी की तरफ से। टाटा स्टील में खरीदारी करनी है। ओके, एक और इंटरेस्टिंग चीज, आज है विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। इस मौके पर एवेंडस ने एक रिसाइकलिंग पर बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास बातें आई हैं, ये बिजनेस कितना बड़ा है,
रिसाइकलिंग को लेकर कितना फोकस है, इन सब पर हम आपके सामने कुछ डेटा और इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं। वरुण हमारे साथ तैयार है। वरुण, सबसे पहले तो बताइए कैसा लग रहा है इस रिसाइकिल कपड़े की जैकेट में? बहुत अच्छा लग रहा है। फील अच्छी है ना, एकदम सॉफ्ट है। बहुत अच्छी, मैंने दीप से सुबह वो बोला था कि बहुत अच्छा मटेरियल, बाद में और लुक दीप ने भी बताया अच्छी कि आ ये रही है। और कब से ये सारे लोग एक दूसरे की फील देख रहे हैं। मतलब स्मूथ, एकदम बढ़िया। मतलब वाकई में जो आप नॉर्मल कपड़े से स्टिच करवाएं और वैसे उससे बेटर फील लगे। उससे बेटर फील है। एक्चुअली बहुत अच्छा है। मैं सुबह दीप से वही बात कर रहा था, ये है क्या? फिर दीप ने बताया कि अरे रिसाइकल वाला, बहुत बढ़िया। वैसे आप बड़े भाई छोटे भाई की बात कर रहे थे, सेम फील आ रही है दोनों की। क्या है, एक साथ थान लेने में सस्ता पड़ता है। गिफ्ट भी क्या है, एक अलग अलग कलर के 10-12 के लाए तो थोड़ा, समझ गया ना? सही बात है। समझ गया। तो चलिए, ये एवेंडर्स की रिपोर्ट है और ये कह रही है कि भारत में बेसिकली जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। करीब करीब अगर आप देखेंगे तो 2000 करोड़ रुपए के आसपास के मौके जो है वो इस पूरे इंडस्ट्री में बन सकते हैं। खासकर प्लास्टिक, ई वेस्ट और बैटरी रिसाइकलिंग जो है ये सेगमेंट काफ़ी बड़ा रह सकता है। इनका कहना है कि 2018 में अगर आप देखते तो कुल मटेरियल जो है उसमें से करीब 9% के आसपास रिसाइकल मटेरियल यूज़ होता था। 2023 में ये और कम हो गया, करीब 7% के आसपास का रह गया है। लेकिन आगे मौके जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, खासकर प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। इनका कहना है कि FY30 तक अगर आप देखेंगे तो साल दर साल यहाँ पे 24% के आसपास की CAGR ग्रोथ का अनुमान है। करीब 1020 करोड़ के आसपास पहुंचने का अनुमान ये लगा रहे हैं। और मैं कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा था जहाँ पे ये इंडस्ट्री का साइज फिलहाल 230 करोड़ के आसपास का है। फिलहाल भारत करीब अगर आप देखेंगे तो केवल 10% आसपास जो प्लास्टिक है उसको ही रिसाइकल करता है, यानी कि 90% के आसपास की अपॉर्चुनिटी जो है वो अभी भी भारत के पास है। इसके लिए 1000 करोड़ के ऊपर का बिजनेस जो है, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ मैं, इस इंडस्ट्री में आने को ये देख रहे हैं। ई वेस्ट ये दूसरा बड़ा सेगमेंट है जहां पे आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि FY30 तक करीब 30% के आसपास की साल दर साल ग्रोथ जो है वो यहाँ पे देखने मिल सकती है और $750 करोड़ के आसपास का कारोबार जो है वो ई वेस्ट का FY30 तक हो सकता है। फिलहाल अगर आप देखेंगे ग्लोबली 59 मिलियन टन के आसपास का जो ई वेस्ट है वो जनरेट होता है और उसमें से केवल 18% जो है वो रिसाइकल होता है। भारत में अगर आप देखेंगे तो महज 5.8 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास का ई वेस्ट जो है वो जनरेट होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो अपॉर्चुनिटी है ई वेस्ट की, ये अब नई उभर के निकल रही है। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से ई कॉमर्स बढ़ते जा रहा है, किस तरह से डिजिटाइजेशन बढ़ते जा रहा है। तो ई वेस्ट जो है ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तीसरी अगर आप देखेंगे तो बैटरी की रिसाइकलिंग। हालांकि काफ़ी सारी बैटरी मैन्युफैक्चरर जो है वो लेड या बाकी चीज़ों में रिसाइकलिंग करते हैं, लेकिन ये काफ़ी छोटे अमाउंट में है और इस इंडस्ट्री में भी बड़े मौके आगे हैं। 10 गुना ये ज़्यादा बढ़ सकते हैं। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो करीब बहुत छोटी इंडस्ट्री है ये, लेकिन FY30 तक अगर आप देखेंगे तो इसका साइज जो है $200 करोड़ के ऊपर भी जा सकता है। ये इस रिपोर्ट का कहना है। जाहिर सी बात है, ये रिपोर्ट हाईलाइट कर रही है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी का सपोर्ट मिल रहा है। नो डाउट पॉलिसी का सपोर्ट और चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टर्स और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ग्राहक, ये जो सस्टेनेबल कारोबार है, हम जिसको ESG भी कहते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो एक इन्वेस्टर या फिर कस्टमर का पुश है इसके तरफ, वो शायद इस पूरे इंडस्ट्री को और आगे बढ़ा सकता है। इसके लिए भी आपको इस इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं नज़र में रखना चाहिए। बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 2000 करोड़ से ज़्यादा। तो ये 3 इंडस्ट्री यानी कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग, ई वेस्ट और EV में जो बैटरीज है वो जनरेट कर सकती है FY30 तक। ओके, तो ये रिसाइकलिंग को लेकर बड़ा बिजनेस आगे होने की तैयारी। कई सारे पहलू हैं अनिल जी, तो कोई लिस्टेड कंपनियां हैं जो कर रही है इसमें? अभी तक नहीं। छोटे मोटे में आपको, जैसे कि बहुत बड़ा इनका बिजनेस है उसमें जो छोटा कोई कर रहा है इस टाइप में है, लेकिन कोई बहुत बड़ा नहीं। जैसे एक्साइड को अगर आप देखेंगे तो क्लोराइड मेटल जो है उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन ये करते हैं, बैटरीज के लिए रिसाइकल करते हैं, लेकिन वो बहुत छोटा कारोबार है इनका। तो ऐसे कोई प्योर इसका प्ले अभी तक तो हमारे नजर में आया नहीं। ये चक्कर है कि लिस्टेड स्पेस में कम है। हाँ, ये इनकी रिपोर्ट में भी इन्होंने ये कहा है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो इसमें काफी बड़ा है, तो उसका ऑर्गेनाइज की तरफ शिफ्ट होगा आने वाले समय में। तो बहुत सारी कंपनियां आएंगी सामने। ओके, आप में से किसी की नजर में है कोई ऐसी कंपनी जो रिसाइकलिंग पे बड़ा काम कर रही हो और निवेश के लायक हो? अगर आप हमारे पैनल में किसी को आइडिया हो। वैसे इसमें कंपनियों के नाम तो नहीं आया, जो है वो बहुत ही छोटी कंपनियां शायद, तो बट टीम बड़ी हो सकती है। एक बार जरा चोपड़ा साहब भी आ गए, चोपड़ा साहब से भी राय ली जाए। चोपड़ा साहब स्वागत है। अच्छा, चोपड़ा साहब आने बाकी हैं। सुदीप शाह साहब आए आज। अच्छा, सुदीप जी है। सुदीप जी से राय ली जाए। सुदीप जी बताएं सर, रिसाइकलिंग कुछ बड़ी थीम बन सकती है निवेश के लिहाज से?
रिसाइकलिंग मेरे ख्याल से एक इमर्जिंग अभी ये थीम है, मुझे लग रहा है ये आने वाले कुछ महीनों में, और उसमें हम और भी बहुत ज्यादा पुश भी देखेंगे गवर्नमेंट का। हमने पिछले बजट में भी सुना था दैट बहुत ज्यादा फोकस है। तो मेरे ख्याल से एक कभी एक नेसेंट स्टेज पे, बट आने वाले कुछ सालों में हम ये देखेंगे कि इसमें एक अच्छा निवेश का मौका भी मिलेगा और धीरे धीरे कंपनीज आएगी तो इसमें, बिकॉज अभी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा कंपनीज ये स्पेस में नहीं है, तो मेरे हिसाब से अभी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज कम है, बट स्टेडीली मेरे ख्याल से ये आगे जाके एक बहुत अच्छा थीम धीरे धीरे बन सकता है। ये बढ़िया थीम धीरे धीरे बन सकता है ये। अभी अभी विदेश यात्रा भी करके आए हमारे आशु जी। आशु जी, ये और जिस देश में आप जाके आए वहाँ पे मेरे ख्याल से रिसाइकलिंग वगैरह पे फोकस भी बहुत जोर है। हिंदुस्तान में कम है विदेशों के मुकाबले में रिसाइकलिंग, जो वरुण रिपोर्ट बता रहे हैं, क्या कहना है आपका? अनिल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारे को हमारा एक ट्रिप था, तो रास्ते में हमारे को वो ऐसी फैक्ट्री में जहाँ के ये प्रोडक्ट्स बनते हैं वहाँ पे लेके भी गए थे, और वो क्या कहते हैं बैम्बू और कोक बेस्ड प्रोडक्ट्स थे, और उसमें क्लोथ्स भी थे, और बहुत अनिल जी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं और बहुत लंबी चौड़ी शॉपिंग हुई है वहाँ पे। अनिल जी आपने वियतनाम की बात की, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ज़रूर बताऊंगा। आपने वो जो हमने वीडियो विश भेजा था उसके लिए पहले तो थैंक यू। और अनिल जी आपने उसमें मैंने सुना ये कहा था कि ये सारी टीम को इकट्ठे करके विश करना या करवाना, तो अनिल जी वो चैलेंज वो बिल्कुल भी नहीं था। अगर अनिल जी आपका बर्थडे अगर किसी को मौका मिले कि विश करने का, तो एवरीवन वाज मोर देन विलिंग। और अनिल जी वो जो फीलिंग होती है, जो लोग आपको जानते हैं, मतलब ना जो डायरेक्टली नहीं मतलब कनेक्ट हो पाते, उस वीडियो के थ्रू कनेक्ट होने में, आई मीन एवरीवन वाज मोर देन विलिंग अनिल जी के आपको विश करने का उनको मौका मिल रहा है। बट अनिल जी चैलेंज कोई और था। अब अनिल जी इतने सारे लोगों को उसमें कवर करने के लिए वो लॉन्ग शॉट लेना था, और वियतनाम की जो रोड्स हैं वो छोटी छोटी हैं, वो दीपांशु बहुत अच्छी तरह जानता है। तो अनिल जी वो दूर से लेने के लिए जो हमें ना ट्रैफिक रोकना पड़ा। क्या बात वीडियो बनने के बाद जो वियतनामी लैंग्वेज में वो गालियां दे रहे थे ना, जिनका ट्रैफिक रोका था, वो हमें लग रहा था, क्योंकि उनके एक्सप्रेशन से लग रहा था हमें गालियां दे रहे हैं। तो अनिल जी चैलेंज लोग इकट्ठे करने नहीं थे, चैलेंज ट्रैफिक रोकना था रिकॉर्डिंग करने के लिए। नहीं, लेकिन ये एक मैसेज था जिससे मैं इमोशनल हो गया था। आई डोंट नो आपने उस वक्त लाइव देखा था नहीं देखा था, लेकिन आशु जी सीरियसली मतलब इतना आप लोगों का स्नेह प्रेम जो मिलता है, मतलब कई बार मुझे लगता है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब मेरे लिए उसके लिए शब्द नहीं है, क्योंकि आप इतना दूर घूमने फिरने गए हैं, अब आते रहते हैं, 50 के बर्थडे आते जाते हैं, लेकिन आप फिर भी वहाँ पर सब लोग इकट्ठा होकर ट्रैफिक रोक कर जिस सिचुएशन में वो आप विश कर रहे हैं सर, थैंक्स। मतलब मैं धन्यवाद के लिए जो शब्द हूँ कम है, मतलब नहीं अनिल जी, जी आशु जी, नहीं अनिल जी, इट वॉज ए प्लेजर। मैंने बताया ना, जो सबसे अच्छी फीलिंग थी कि एवरीबडी फेल्ट कनेक्टेड विद यू, जैसे वो आपको डायरेक्टली विश कर रहे हैं, तो अनिल जी वो बहुत अच्छी फीलिंग थी सबके लिए। और एकदम सब यूनिफॉर्म में, बिल्कुल ऐसा लगा, मैंने कहा ये मिलिट्री से कहाँ से आया एकदम। फिर देखा तो बीच में कमांडर इन चीफ दिखे मुझे, आशु मदान सर, फिर मैंने कहा हाँ अब ये ठीक है। तो मतलब आशु जी का कमाल है ये, बिल्कुल। जी सिद्धार्थ जी कुछ कहना चाहते हैं? जी सिद्धार्थ जी। नहीं अनिल जी, मैं तो बिगुल की गुजारिश कर रहा हूं। अरे बिगुल तैयार है, बिल्कुल सुपर सीट। बताएं सिद्धार्थ जी। जी अनिल जी, ये टेक्नो फंडा पिक है अनिल जी, क्योंकि टेक्निकल पर्सपेक्टिव से आज ही हमें हमारे क्लाइंटों को दिलवाया है, और ये मिड कैप का स्टॉक है केपीआर मिल। अब केपीआर मिल लार्जेस्ट वर्टिकल इनका जो अप्रैल्स का मैन्युफैक्चरिंग का है। पहले मैं टारगेट बता दूं आपको, 1 से 2 महीने का नजरिया रखना है केपीआर मिल्स में, और टारगेट रखना है 663 का 663 का टारगेट रखना है। ये वर्टिकल अप्रैल्स मैन्युफैक्चरिंग का है, साथ ही साथ यार्न प्रोड्यूस करता है, निटेड फाइबर फैब्रिक प्रोड्यूस करता है, रेडीमेड गारमेंट्स में भी है। तो मुझे लगता है केपीआर मिल काफी अच्छा एक पोजिशनल 1 से 2 महीने के नजरिए से 663 के टारगेट से जरूर खरीदा जा सकता है। कैपेसिटी एक्सपेंशन है 150 करोड़ का ये साल में, और इथेनॉल की कैपेसिटीज भी है इनके पास, इसका भी एक्सपेंशन है। तो केपीआर मिल टेक्नो फंडा पिक है, पोजिशनल टारगेट 663। आज सुबह सिद्धार्थ जी, आपके कॉलीग आनंद आटी से मेहुल कोठारी साहब भी हमारे साथ थे, उन्होंने भी केपीआर मिल्स रेकमेंड किया था। उनके 700 तक के टारगेट थे, एसपीएल मिड कैप में पोजिशनल पिक के तौर पर उन्होंने दिया था, और सिद्धार्थ जी की तरफ से भी 663 के टारगेट्स आ रहे हैं। तो नजर रखिए केपीआर मिल्स, यहाँ पर आपको व्यू बन रहा है। टेक्सटाइल स्टॉक्स एज अ होल यहाँ पर भी थोड़ा एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है।
बट एक स्टॉक जो बढ़िया एक्शन में रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जरा इसको पुल अप करिए। पिछले 3 दिन में ऑलमोस्ट 10% की रैली इस काउंटर में आ चुकी है। डिफेंस स्टॉक्स हम देख ही रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, आज भी कई सारे डिफेंस स्टॉक्स एक्शन में है, बट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर्टिकुलरली इसके लिए एक बड़ी खबर आ रही है और हमारे संवाददाता अनुवेश हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं ये खबर लेकर। अनुवेश, जरा बताइए क्या खबर लेकर आए हैं। आई थिंक पहले भी हमने इस खबर के बारे में बात करी थी जिस पर आज मुहर लग रही है, तो थोड़ी डिटेल में बताइए क्या है ये खबर। जैसा कि हमने पहले 16 मई को लगभग ये खबर देखी थी कि HAL और जनरल इलेक्ट्रिक का एक इंडिया में, हिंदुस्तान में इंजन बनाने का, GE की जो इंजन होती है उसको बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होने जा रहा है। आज जो यूएस के डिफेंस मिनिस्टर है वो इंडिया आए हुए हैं, डिफेंस सेक्रेटरी, और उनकी राजनाथ सिंह जी के साथ मुलाकात हुई। आपकी आवाज़ थोड़ी ऑडियो बराबर मिल नहीं पा रहा है मेरे ख्याल से। माइक एक बार चुस्त दुरुस्त कर लें। एक बार फिर से हम अनुवेश के पास पहुंचेंगे, थोड़ी देर में जानेंगे कि क्या कुछ बड़ी खबर आती दिख रही। तो जी बिजनेस की बड़ी खबर पर मोहर लगती हुई दिख रही है। स्टॉक देखिए क्या जबरदस्त एक्शन सर। पिछले हफ्ते का चार्ट देखिए, बहुत बड़ी मूव आई है। 3 दिन में लगभग 10% ये काउंटर दौड़ चुका है। बट एक और स्टॉक है सर, मजगांव, जो शुक्रवार को हमने खबर दी थी, कुछ बड़े ऑर्डर 30-32 करोड़ के 3 सबमरीन के लिए मिलने की तैयारी में, और देखिए स्टॉक 15% का दमदार उछाल के साथ। और इन सबके साथ मिलाकर एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूँ वो है कि जैसे HDFC म्यूचुअल फंड का डिफेंस फंड खत्म हुआ है, उसके बाद दम लगाकर डिफेंस शेयरों में तगड़ी खरीदारी होती हुई दिख रही। तो खबरें हैं, स्टॉक्स की क्वालिटी अच्छी है, ऑर्डर विजिबिलिटी है, पैसा भी आ रहा है और फंड भी बुलिश है, और एग्जीक्यूशन तो इनका है ही लाजवाब। आप देख लीजिए, देख ही रहे हैं लाजवाब। तो मुझे याद है 165-170 रुपए में लोग दुखी होते थे आईपीओ के वक्त की, और हम भी कहते हैं ये थोड़ा नीचे गया था, नीचे आया 215-225 पे लिस्ट हुआ था, उसके बाद 165 आया था। गोल्डन चांस है, गोल्डन चांस है। हालांकि तब हमें भी नहीं पता था 1000 इतना जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये पता था कि स्टॉक मल्टी बैगर होगा। 6 गुना 6 गुना होगा। आपको धंधा दिख रहा है ना सामने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ दीप, किसी दिन यही सिचुएशन आपको रेलवे स्टॉक्स में दिखेगी। राइट, जब ये दिखेगी तब आपको पता लगेगा। नो डाउट रेलवे स्टॉक्स में अभी उतना वैसा नहीं, क्योंकि रेलवे स्टॉक्स में बहुत सारा ऑर्डर वैसे भी लोकल को जाता है, बाहर वालों को कम जाता है। डिफेंस में तो पूरा का पूरा बाहर बिजनेस जाता था, वो इंडिया में हो रहा है। करेक्ट सर। सो रेलवे और उनमें ये फर्क जरूर रहेगा, लेकिन जितना बड़ा खर्चा रेलवे पे हो रहा है सरकार का, मेट्रो से लेके आपके बाकी सब तरह के रेलवे पे और हर एक जगह, ये स्टॉक्स भी जबरदस्त एक्शन में। बिल्कुल सर। रेलवे, रियल स्टेट, डिफेंस, जबरदस्त। अच्छा, अनुवेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अनुवेश बताएं। अच्छा, नहीं जुड़े हैं, ओके। तब तक आइए सुमित जी के लिए की बिल्कुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। अनिल जी बाय का स्टॉक मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का भी भाव चल रहा है 217 रुपए 50 पैसे, 217.50। स्टॉक का नाम है टाटा पावर। टाटा पावर के अंदर ब्रेकआउट है। टाटा पावर धीरे धीरे करके एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखा रहा है, और मार्च के महीने से इसने तेजी की शुरुआत करी थी, करीब 185-190 के लेवल के आसपास से, और अभी ये 218 के पास आ चुका है। टाटा पावर में यहाँ पे रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक हुए हैं और उसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। टाटा पावर यहाँ से मेरे को लग रहा है एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार है। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें, यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करें, क्योंकि ब्रेकआउट है। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 213-214 रुपए के पास है, तो 213 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है 213, और ऊपर में जो टारगेट बनेगा 224 का पहला टारगेट बनेगा, 230 का दूसरा टारगेट बनेगा। टाटा पावर में खरीदारी करें 214 के स्टॉप लॉस से 224-230 के टारगेट के लिए। 224-230 के टारगेट लिए टाटा पावर में करनी है खरीदारी। ये काउंटर भी मोमेंटम में आ रहा है। पावर स्टॉक्स में भी थोड़ा रोटेशन हमें रिसेंटली देखा ही है, और ये स्टॉक भी थोड़ा मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छा ब्रेकआउट अभी अभी आते हुए इस पर दिखा भी है आपको। कुछ और स्टॉक्स भी हैं जहां पर आपको थोड़ा मोमेंटम पिकअप होते हुए दिख रहा है। अशोक लेलैंड, इस पर भी रखिए नजर। वैसे तो पूरे ऑटो सेक्टर में ही हम देख रहे हैं बड़ी मूव बनी हुई है। सुदीप शाह साहब, जरा आप अशोक लेलैंड का चार्ट देखिए। अच्छा मूवमेंट है, 150 के करीब आ रहा है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, 2-2.25% ऊपर। क्या रहा है इस चार्ट पर, अगले लेवल्स क्या रहेंगे? दीप जी, मुझे लग रहा है कि अशोक लेलैंड एक रेंज में फंसा हुआ है, 135 नीचे की तरफ और 150-52 ऊपर की तरफ। बट ये जब ये 140-143 के करीब आता है तो एक नीचे के लेवल से एक अच्छा सा बाइंग आ जाता है इसमें। और आज अगर हम देखें तो फिर से स्टॉक पूरा दिन अपने 200 DMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है, वापस करके
तो मुझे लग रहा है यहाँ पे, और पिछले कुछ सेशंस में हम देख रहे हैं कि ऑटो एंसिलियरीज, सीवीज, ये सारे स्टॉक्स में एक अच्छी चमक है और अच्छा मूव आ रहा है, एक बहुत अच्छा डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी हो रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे भी अशोक लेलैंड में भी ये लेवल से खरीदारी कर सकते हैं। मे भी शायद से 1-2 दिन साइडवेज हो जाए, शायद से ना चले, बट मुझे डाउन साइड यहाँ पे लिमिटेड लग रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड के नजरिए से मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा लेवल है यहाँ पे अशोक लेलैंड में एंट्री करने के लिए। और 145 के स्टॉप लॉस से 156, 158 के टारगेट्स मुझे लग रहा है ये स्टॉक में अगले कुछ सेशंस में आ सकते हैं। अशोक लेलैंड में रखिए नजर, ये काउंटर आपको अच्छी मूव दिखा सकता है, स्टॉक पर भी मूवमेंट आ सकता है। थोड़ा कंसोलिडेशन है बट जोन से बाहर निकलने की तैयारी में है। अनिल जी, अभी आपने रेलवे स्टॉक्स की बात करी और फिर बाकी इंफ्रा स्टॉक्स पर भी रखिए नजर। HG इंफ्रा पर रखिए नजर। कुणाल जी, एक बार जरा चार्ट भी पुल अप कर दीजिए। स्टॉक वैसे तो इस समय रिएक्ट नहीं कर रहा है, बट HG इंफ्रा को रेलवेज की तरफ से 655 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। EPC ऑर्डर अभी ये खबर आती है, थोड़ा स्टॉक पे भी रेलवे से आया है। HG इंफ्रा को आया है, EPC ऑर्डर है 655 करोड़ रुपए का। कुणाल जी, देखिए दीपांशु, स्टॉक में एक बहुत समय से एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और कंटिन्यूस अप ट्रेंड में HG इंफ्रा चल रहा है। हायर बॉटम्स की एक अटूट श्रृंखला है, नए कीर्तिमान स्टॉक बना रहा है। तो जिनके पास है सबसे पहले तो बने रहने की राय है। और इस स्टॉक में मुझे लगता है कि 4 डिजिट्स में बहुत जल्दी ये स्टॉक ट्रेड हो सकता है। तो जिनके पास है बने रहे। नई खरीदारी के लिए थोड़ी देर हो गई, डिप्स में जरूर खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है। नई खरीदारी के लिए अब देर हो चुकी है, बट डिप्स में खरीदारी के लिए सोचा जा सकता है। अब देखिए स्टॉक पर रिएक्शन आ रहा है। बात करते करते 12 रुपए की मूव आपको इस काउंटर पर आती हुई दिख रही है। तो अच्छी खासी मूव आ रही है। 655 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है। तो ये स्टॉक भी थोड़ा एक्शन में आ रहा है, बाजार भी थोड़ा एक्शन में आ रहा है। स्टॉक्स में थोड़ा रोटेशन इस समय आपको बन रहा है और कुछ और मिड कैप स्टॉक्स हैं जहां पर मूव अच्छी दिख रही है। पावर स्टॉक्स की हमने बात करी, अभी टाटा पावर की राय ली। टॉरेंट पावर देखिए 4.5% ऊपर टॉरेंट पावर आपको इस समय ट्रेड करते दिख रहा है। अगेन भूला भटका स्टॉक है, कोई ज्यादा इस पर ध्यान जाता नहीं है, बट पिछले 5 मिनट पर इस पर भी बढ़िया ब्रेकआउट आपको आते हुए दिख रहा है टॉरेंट पावर के चार्ट में। एक बार बंसल जी जरा देखेंगे टॉरेंट पावर 590 का लेवल 4.5% ऊपर और मूव पिछले 5-6 मिनट में ही आई है सर। जी दीपांशु, मूव भी आया है और टेक्निकली देखें तो स्ट्रक्चर भी अच्छा है और एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मूव आया है और एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो जिनके पास है दीपांशु, होल्ड की राय है और स्टॉक तैयारी कर रहा है 595, 596 के लेवल्स को तोड़ने के लिए। एक बार ये लेवल्स टूटेंगे, इसके ऊपर निकलेगा तो अनचार्टेड टेरिटरी में जाएगा। तो जिनके पास है दीपांशु, बने रहने की राय है। और एक बार 595, 597 का हर्डल टूटता है, जिसकी संभावना काफी ज्यादा है, तब एग्रेसिवली खरीदारी की राय होगी। ओके, तो ये है आपके लिए टॉरेंट पावर पर भी मूव है। पर सिद्धार्थ जी से भी राय ली जाए। सिद्धार्थ जी, पावर सेक्टर तो आप ट्रैक करते हैं, टाटा पावर तो आपकी भी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है, बट कुछ स्पेसिफिक ट्रिगर आते हुए दिख रहा है सर आज सडनली सारे पावर स्टॉक्स में मोमेंटम है? ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रिगर्स तो नहीं दिख रहे हैं, बट मैं मानता हूं कि एक सिक्लिकल स्पेस है। तो डेफिनेटली हम लोग अभी टाटा पावर में तो पॉजिटिव है, बट हम टाटा पावर या पावर इंडस्ट्री को डायरेक्टली नहीं प्ले करके हम एंसिलरी के थ्रू प्ले करना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जैसे कि कल्पतरू पावर या जो भी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनियां होती है उसके थ्रू। तो ओवरऑल ये पूरा स्पेस अच्छा है, बट हम लोग पावर जनरेशन कंपनियों पे कम स्ट्रेस देके एंसिलरी कंपनीज पे ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। तो पावर जनरेशन कंपनीज पर थोड़ा कम स्ट्रेस है, एंसिलरी स्पेस पर ज्यादा फोकस करिए। बट टॉरेंट और टाटा ये दोनों आपको बढ़िया मूव इस समय दिखा रही हैं। इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है जिस तरह का एक्शन आज इन स्टॉक्स में बन रहा है। अब देखते हैं ये तेजी बरकरार रहती है या नहीं। आज के लिए तो अच्छी मूव आई है। बाय द वे, मजगांव शिपयार्ड डॉकयार्ड के साथ साथ कोचिन शिपयार्ड पर भी रखिए नजर। 10.5% ऊपर कोचिन शिपयार्ड भी आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो इसमें भी उतनी अच्छी तेजी आ रही है जितनी आप मजगांव डॉक में बनते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा मजगांव डॉक की लीडरशिप आज ज्यादा है, बट एक्शन यहाँ पर भी आपको आते हुए दिखेगा। तो अच्छी मूव बनी हुई है, देखते हैं कितनी सस्टेनेबल है इस लेवल पर। रेन इंडस्ट्रीज, सुमित जी जरा इसके चार्ट पर भी एक बार आइए। थोड़ा एक्शन रेन में भी दिख रहा है, 3.5% ऊपर। थोड़ा मेटल से जुड़े सेक्टर्स वैसे भी फोकस में। रेन इंडस्ट्रीज के चार्ट पर कोई राय? दीपांशु, तेजी देखने को मिल रही है और रिसेंट के हाई के ऊपर भी है। 164, 165 इमीडिएट लेवल में, इमीडिएट स्टॉक के अंदर ऊपर में लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेवल टूटे तो फिर 170, 172 रुपए तक का मूव भी आने वाले दिनों में रेन में देखने को मिलेगा। तो पोजीशन होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। 156 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। 165, 170 ये ऊपर में टारगेट बनेंगे। ओके, तो 165, 170 के लेवल्स के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। रेन इंडस्ट्रीज का चार्ट भी अच्छा दिख रहा है।
थोड़ा एक्शन इस पे भी आया है। बट इन्फो एज आज इसमें आपको क्लियर ब्रेकडाउन आते हुए दिखा है। आज सुबह थोड़ी नेगेटिव ब्रोकरेज कमेंट्री भी थी जिसकी वजह से स्टॉक में मूव भी आई है। फ्राइडे को खबर ने अपनी ऑडिट करने की बात करी, करीब 180 करोड़ रुपए के फंड्स ट्रैक नहीं किए हो पा रहे हैं, मिस अप्रोप्रिएशन की बात चल रही है, तो वहां पर भी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आज नेगेटिव ब्रोकरेज व्यू भी आया और स्टॉक में भी आपको एक ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है। कुणाल जी एक बार इन्फो एज भी देखेंगे सर, आज 3% का कट है इसमें, थोड़ा खबरों के बाद से एक्शन आ रहा है। देखिए बिल्कुल एक कमजोरी आज देखने को मिल रही है दीपांशु। एक चार्ट पर बड़ा सपोर्ट है 4000 के आसपास जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो 4000 मुझे लगता है एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 4000 के नीचे स्टॉक अगर फिसल जाता है तो फिर आपको इसमें और एक 200-300 रुपए का बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। फिलहाल मुझे लगता है जिनके पास पोजिशन है 4000 का स्टॉप लॉस बनाकर होल्ड करें। ये तो 4000 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें इन्फो एज को, ये है राय आपके लिए कुणाल जी की तरफ से। कुणाल जी, राकेश जी ने आज पहला बिल्कुल बजाया है टाटा कम्युनिकेशन। कहाँ है जरा दिखाओ इन दोनों की शक्ल एक बार जरा। बंसल जी अपने पीछे वाले ठीक है, ये पहले वाला बजाने के बाद आप तो आशु जी की तरह हो गए। आशु जी तो फिर भी 2-3 बार बोलते हैं शो में, आप तो उसके बाद तो बोले ही नहीं, अभी 1.5 घंटा होने आया। नहीं अनिल जी सही पकड़े, अभी हम खोज जारी है अनिल जी। आज जो कुणाल जी का डायलॉग है ना, खोज जारी है अनिल जी। हाँ, स्टॉक खोजने, कुछ और तो नहीं खोजने लगे आप? नहीं अनिल जी और क्या खोजेंगे अनिल जी, और तो कुछ खोजने के लिए है नहीं, अभी तो मार्केट चल रही है। अच्छा, मार्केट के बाद दूसरी चीजें खोजते हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना। हाँ। ओके, इंटरेस्टिंग। कुणाल जी पता लगा कि बताइएगा बंसल जी मार्केट के बाद क्या क्या, कहाँ और किस तरीके से खोजते हैं। और आशीष जी अगर आप भी इसमें कुछ मदद कर पाएँ इस रिसर्च में तो करके रिपोर्ट हमें ज़रूर दीजिएगा। तब तक आइए बढ़ते हम आगे, बात करेंगे हम ल्यूपिन की, जिन्होंने खोज की है एक प्रोडक्ट की और खोज करने के बाद उसे लॉन्च भी कर दिया है, और लॉन्च करने के बाद कंपनी है चर्चा में। कौन सा है वो प्रोडक्ट और आगे चलते हुए ल्यूपिन के प्रोडक्ट की पाइपलाइन कैसी है, नूपुर हमारे साथ है सारी डिटेल्स लेकर। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी बड़ा चंक आता है यूएस से कंपनी को, तो काफ़ी पॉजिटिव भी है। करीबन 35% की सेल्स आती है कंपनी को यूएस से। फिलहाल कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी ने कहा था कि डायनावीर और एस्टीवा की जो दोनों लॉन्चेस हैं वो ड्यू है, उसमें से एक लॉन्च का अप्रूवल, एक लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है। 2500 करोड़ का इसका मार्केट है, और जो नेक्स्ट अब सबकी नज़र है वो एसपीवीआ पे, जो FY24 के फर्स्ट हाफ में आपको आती हुई नजर। इसका मार्केट जो अभी लॉन्च वाली से भी अच्छा बड़ा मार्केट है, डबल मार्केट आपको दिखेगा। करीबन 5000 करोड़ का इसका मार्केट है, तो पॉजिटिव है ये भी। अगर फर्स्ट हाफ FY24 में आता है तो करीबन EPS में आपको 5 से 6% का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दिख सकता है। इसके अलावा डाइजरमैब जेल और बायोफ्रेमिक भी देखें तो उसका भी लॉन्च 2024 में होता हुआ दिखेगा। डॉक्सिलिन की बात करें तो 12 महीनों में इसकी संभावना ये वाली टैबलेट भी आ सकती है। साथ ही साथ 5 से 6 कैप्लिन पॉइंट प्रोडक्ट्स भी ये कंपनी के जो 12 महीने में आ सकते हैं। ये सब मैनेजमेंट की तरफ से आया है कॉन्फ्रेंस कॉल में, और ये काफ़ी पॉजिटिव है क्योंकि FY24 और FY25 में अगर लॉन्चेस देखेंगे तो पिछले कुछ साल में काफ़ी जो पेंडिंग थे वो सारे अप्रूवल्स आपको दिखेंगे, और लॉन्चेस भी FY24 और FY24 में काफ़ी ज़्यादा है, जिसके चलते एटलीस्ट इस साल FY24 में 6 से 7% का EPS आपको ये प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। इसके अलावा यूएस में जो कंसर्न्स थे प्राइसिंग के, उस पर भी मैनेजमेंट ने कहा है कि प्राइस इरोशन मिड सिंगल डिजिट करीबन 4 से 5% ही होगी, जो डबल डिजिट में हुआ करती थी वो रिड्यूस होकर अब सिंगल डिजिट में आ गई है, तो ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो काफ़ी सारे लॉन्चेस है, आने वाले 12 महीनों में आपको काफ़ी ज़्यादा लॉन्चेस कंपनी की तरफ से आते दिखेंगे। प्राइस इरोशन में एक लगाम लगती हुई नजर आई है, और EPS के लिए पॉजिटिव हो सकता है ये साल और अगला साल। तो बढ़िया मूवमेंट आ सकता है लुपिन के लिए। एक बार जरा सिद्धार्थ जी से इस पर मैं राय लूंगा, उससे पहले एक बार सुदीप शाह साहब जरा चार्ट्स पर राय दें। लुपिन 820-822 का लेवल इस समय। कि बहुत अच्छा एक मोमेंटम यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक ने जो अप्रैल 2022 से 800 के लेवल से जब एक बार ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद फिर से दिसंबर 2022 में भी 800 के लेवल से ही एक ब्रेकडाउन दिया था। पर इस बार हम देख रहे हैं कि पिछले 20-25 सेशन से जो फार्मा में ये रैली आई है, फार्मा इंडेक्स में, तो साथ साथ में लुपिन ने भी अपना जो इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस था, जो स्विंग रेजिस्टेंस था, जो 790-800 के करीब का था, स्टॉक अब उसके ऊपर फेयरली सस्टेन कर रहा है और एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न चार्ट पे दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से
ये लेवल पे भी खरीदारी करी जा सकती है। और 800 के स्टॉप लॉस के साथ 850 860 का टारगेट हम अगले कुछ हफ्तों में लुपिन में आते हुए देख सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए लुपिन। चार्ट्स पर तो व्यू आ रहा है। सिद्धार्थ जी, रिसेंटली फार्मा के लिए काफी सारी खबरें आ रही हैं, प्रोडक्ट अप्रूवल्स को लेकर। कुछ कंपनीज हैं जहां पर इंस्पेक्शन के बाद ऑल क्लियर भी मिल रहा है, और एज अ होल फार्मा बास्केट में स्पेशली भूले भटके नाम बायोकॉन हो गया, यहां पर थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। कोई व्यू सर? नहीं दीप, मैं लुपिन और बायोकॉन पे तो कोई व्यू नहीं रखता हूँ। इनफैक्ट बायोकॉन पे हम कवरेज भी करते थे। बायोसिमिलर हमें लगता था कि बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा था, फिर कोई लॉन्चेस नहीं थे और कोई ऐसी बिगर डेवलपमेंट्स नहीं हुई। और मैंने ये मानता हूँ कि लुपिन बायोकॉन पे अभी आपको निवेश करना चाहिए। ऑल्दो पूरे स्पेस में थोड़ा सा बजिंग जरूर हो रहा है, बट मैं मानता हूँ कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो सन फार्मा जैसी कंपनियां जिन्होंने टर्न अराउंड एक रिजल्ट्स नतीजे दिए पिछले क्वार्टर में, ये अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ एपीआई स्पेस में डिवीज लैब, ग्रैन्यूल्स इंडिया एपीआई स्पेस पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं रादर देन फॉर्मुलेशंस। तो मैं डिवीज और ग्रैन्यूल्स के साथ जाना चाहूंगा रादर देन ये जो न्यू लॉन्चेस लुपिन कर रही है उसके साथ। यह है आपके लिए ग्रेन्यूल्स बेहतर पसंद सिद्धार्थ जी के लिए लुपिन के मुकाबले। आइए, इस सीरीज में पहली बार हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। पहली सीरीज बार में? हाँ, पहली बार बैन से बेनिफिट के लिए। वैसे तो रोज आते हैं, बैन से बेनिफिट के लिए। आशीष बताइए, किसका स्वागत किया जाए बैन लिस्ट में? सर, काफी दिनों के बाद आया हूं तो दो स्टॉक लेकर आया हूं आपके लिए। इंडिया सीमेंट्स 100% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, और दूसरा स्टॉक है मनप्पुरम, जिसकी भी अगर आप देखें तो राउंड फिगर 100% ही है, 99.76% है। बैन में तो कोई है नहीं, तो निकलने का सवाल ही नहीं है, लेकिन शुरुआत हो रही है। अब बैन से बेनिफिट के रोज अपडेट्स भी आपको मिलेंगे सर। इंडिया सीमेंट्स और मनप्पुरम 100% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, स्टॉक बैन में आ जाएंगे। तो दोनों स्टॉक बैन में आने की तैयारी में है। इंडिया सीमेंट और मनप्पुरम पूरे चांस है, आखिरी मिनटों में अगर कुछ पोजीशन कम ना हुई तो ये स्टॉक आपको बैन में दिखेंगे। इंडिया सीमेंट तो फिर भी 99 पे, तो इसके तो पूरे चांस बन ही रहे हैं, ये ध्यान में रखें। इंडिया सीमेंट में दमदार खरीदारी हुई पिछले कुछ दिनों में। रिजल्ट्स के बाद जो 175 के आसपास आया था, वहाँ से नॉन स्टॉप 50 रुपये भागा है स्टॉक में। कुछ न कुछ बड़े कॉर्पोरेट डेवलपमेंट की तैयारी लग रही। जिस तरह का मुंह आया है, खराब रिजल्ट, बहुत तोड़फोड़ नहीं थे दीप, ठंडे ही थे। उसके बावजूद रिजल्ट के दिन जो गिरा हल्का फुल्का, वो उसके बाद वापस पीछे मुड़कर इसने देखा नहीं। कुछ तो बड़ा डेवलपमेंट होने की तैयारी साफ दिख रही, जिस तरह से स्टॉक में एक्शन आता हुआ दिखा है। इंडिया सीमेंट, जरा राय ली जाए इस पर। सुदीप जी, चार्ट्स और वायदा कारोबार के डेटा देखिए, 220 के आसपास से बैन में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है। क्या करें, कुछ फ्रेश खरीदारी बिकवाली करनी चाहिए नहीं, और अगर किसी के पास पोजीशन है तो क्या करना है? अनिल जी, अगर हम इंडिया सीमेंट्स का चार्ट देखते हैं तो जो हिसाब से एक स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा रनअप आया है 190 195 के आसपास, एक वहां से ये रैली स्टार्ट हुई है। बट 202 203 के ऊपर एक जो प्रीवियस मंथ की जो स्विंग रेजिस्टेंस थे उसके ऊपर स्टॉक ने निकाला है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा सा सेटअप बाई सेटअप बन रहा है। हालांकि एक दो दिन हम शायद से कंसोलिडेशन देखेंगे। 220 का जो कॉल राइटर है अभी भी हावी खड़ा है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा एक दो दिन का कंसोलिडेशन रहेगा। बट अगर हम पुट राइटिंग में भी देखते हैं तो 215 में भी एक अच्छा पुट राइटिंग हम पिछले कुछ सेशन से भी देख रहे हैं। तो 215 का जो पुट राइटर है वो देखिए, मुझे लग रहा है एक आध दो दिन हम शायद से यहाँ पे कंसोलिडेशन देख पाएंगे। और आज स्टॉक में पहला दिन है, स्टॉक अपना 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये 212 से 215 का जो रेंज है बहुत क्रूशियल होगा। जब तक हम ये स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो मुझे लग रहा है अगला एक मूव 225 227 के करीब आएगा। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछले कुछ हफ्तों से हम सीमेंट में एक बहुत अच्छा मूव देख रहे हैं। बिरला कॉर्पोरेशन, दालमिया भारत, हाइडेलबर्ग सीमेंट, रैमको सीमेंट, तो पूरे का पूरा सीमेंट स्पेस में एक अच्छा मूव है। तो मुझे लग रहा है ये मूव चलते रहेगा सीमेंट में अगले कुछ हफ्तों के लिए, और ये एक बहुत अच्छा पोजिशनल ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है इंडिया सीमेंट में डिप्स पे खरीदारी करें, 212 का स्टॉप लॉस रखें और 228 के टारगेट के लिए इंतजार करें। ओके, इंडिया सीमेंट 228 के टारगेट के लिए इंतजार करें, ये राय आपके लिए इंडिया सीमेंट पर आते दिखे। मनापुरम जनरल फाइनेंस, यहाँ पर भी एक्शन भरपूर होता हुआ दिखा है। और एक बार मनापुरम के चार्ट्स पर भी राय सुमित जी से ली जाए। सुमित जी, चार्ट्स देखने का कष्ट करें मनापुरम फाइनेंस। अनिल जी देखिए, स्टॉक के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि
थोड़ा सा एक बार बाइंग तो करना नहीं चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए, थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। 107 108 का लेवल टूटने पे स्टॉक में गिरावट आएगा और नीचे में 105 रुपए से लेके 102 रुपए तक के लेवल स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बेटर है कि अवॉइड करें, फ्रेश खरीदारी ना करें। यह है आपके लिए मनापुरम में जबरदस्त एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। इस वक्त फिलहाल दूर रहें क्योंकि बैन में जाने की तैयारी इस वक्त होती हुई दिख रही है। ओके, तो देखते हैं बैन में जाने के बाद स्टॉक में किस तरह का एक्शन आता है। एक्शन पेनी स्टॉक्स में बहुत बढ़ रहा है, ऐसा एक्सचेंजेस भी मानते हैं और ऐसा रेगुलेटर्स भी मानते हैं। हाँ, वो अलग बात है जिनके पास पेनी स्टॉक है उन्हें लगता है कि धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, रोज 2% या 5% ही बढ़ते हैं, परसेंटेज में इतना होता है क्या 5, 10, 15 पैसा, लेकिन ये फिर भी आपके लिए खतरनाक है। तो पेनी स्टॉक्स पर थोड़े से नियम कड़े किए जा रहे हैं, मार्जिनिंग सिस्टम मजबूत किया जा रहा है और उनके प्राइस मूवमेंट पर ज़्यादा नज़र रखी जा रही है, ऐसा मानना है और कहना है ब्रजेश का। ब्रजेश हमारे साथ है इस वक्त। ब्रजेश, बताइए किस किस की और कितनी नज़र है पेनी स्टॉक्स पर? बिल्कुल काफ़ी है, और ये लंबी चौड़ी जो मीटिंग हुई थी एक्सचेंजेस और रेगुलेटर के बीच में, और इसको लेकर कई बार मीटिंग हुई और फाइनली अब जो है इस पर एक्सचेंजेस ने सर्कुलर इशू किया है। दोनों एक्सचेंजेस ने एक साथ सर्कुलर इशू किया है। उसमें ये कहा गया है कि इसका नाम जो दिया गया है, अब तक हम ASM GSM ये सब सुनते थे, इसका नाम है ESM, एनहेंस सर्विलेंस मेजर्स। इसमें जो है ये उन कंपनियों पर लागू होगा जिनकी मार्केट कैप 500 करोड़ रुपए से कम है, और ये इसके लिए जो है 2 पैमाने होंगे। और 2 पैमाने क्या होंगे? पहला ये होगा कि इसमें जो है ये अगर लगातार 3, 6 और 12 महीने के हाई और लो के भाव देखकर तय किया जाएगा। अगर 3 महीने में भाव में बदलाव 75% से अधिक है, 6 महीने में भाव बदलाव 100% से अधिक है और 12 महीने में बदलाव 150% अधिक है, तो ऐसे शेयर इसके दायरे में आ सकते हैं। एक और जो पैमाना है वो ये पैमाना है कि इस जो शेयर इसमें जाएंगे उनके भाव में बदलाव इसी कैटेगरी के बाकी जो शेयर हैं उनके भाव में बदलाव से अगर ज़्यादा हुआ, तो इन 2 पैमानों के आधार पर ये शेयर जाएंगे एनहेंस सर्विलेंस मेजर में। और वहाँ जाने पर यह होगा कि 100% मार्जिन देना पड़ेगा और साथ ही 5% की बैंड लगेगी और ट्रेड फॉर ट्रेड में ही ये इनका सेटलमेंट होगा। और एक बार अगर एंट्री हो गई तो 90 दिन तक वहाँ पड़े रहेंगे। इसके बाद अगर दूसरे स्टेज में गए, दूसरे स्टेज का जो पैमाना है वो क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन, यानी एक क्लोजिंग से दूसरे क्लोजिंग के आधार पर प्राइस कितना बदलता है, ऊपर जाता है या नीचे जाता है, उसके आधार पर होगा। तो इसमें जो है जो दूसरा वाला पैमाना है, अगर स्टेज 2 में चले गए उसके आधार पर तो 2% का प्राइस बैंड होगा और ट्रेड फॉर ट्रेड सेटलमेंट होगा। हफ्ते में केवल एक ही दिन ट्रेड की छूट होगी, मतलब पीरियोडिक कॉल ऑप्शन जो होता है वो होगा, और एक बार एंट्री होगी तो कम से कम 1 महीने वहाँ पड़े रहेंगे। लेकिन ये जो नियम है वो जो PSU शेयर हैं उन पर लागू नहीं होगा और सरकारी बैंकों पर लागू नहीं होगा, और जो F&O वाले शेयर हैं उन पर लागू नहीं होगा। सरकारी बैंकों पर नहीं होगा, सरकारी कंपनियों पर नहीं होगा, F&O शेयरों पर लागू नहीं होगा, बाकी सबके लिए पेनी स्टॉक्स का नियम लागू होगा और वहाँ पर सर्किट लिमिट कम हो जाएगी और मार्जिन हो जाएंगे पूरे के पूरे 100% मार्जिन होगा T+2 से। T+2 का मतलब ये हुआ कि जिस दिन आइडेंटिफाई हो गया कि ये शेयर ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है, उसके दूसरे दिन से, यानी अगर सोमवार को फुलफिल कर रहा है तो बुधवार से लागू हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो मार्जिनिंग सिस्टम जो है 100% वाला है वो तो अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स पे तो है ही है ना। VAR जो होता है वो तो है लेकिन सब पर नहीं है, और साथ ही जो बैंड है ज़्यादातर मैंने जो देखा है कि बैंड ज़्यादातर पर अभी भी 5% ही है। लेकिन अगर ये ज़्यादा वेरिएशन हुआ, जैसा कि ये जो है कि 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के वेरिएशन है, अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा तो 2% के बैंड में चले जाएंगे। 2% के बैंड में जाने का मतलब ये है कि फिर वहाँ से ना कोई उनको बहुत ज़्यादा चढ़ा पाएगा, ना कोई बहुत ज़्यादा उसको नीचे गिरा पाएगा। मतलब हाँ, और जो आएगा ये वो आएगा पूरा मतलब इसी के दम पर कि आप प्राइस मूवमेंट कितना होता है, प्राइस मूवमेंट, हाई लो प्राइस वेरिएशन
और क्लोज टू क्लोज यानी एक क्लोजिंग से दूसरे क्लोजिंग के बीच में प्राइस वेरिएशन कितना ज्यादा होता है, ऊपर जाना या नीचे जाना, दोनों। तो पेनी स्टॉक्स को बड़ा बनाने की, अब पूरा खत्म करने की कोशिश हुई, बड़ा मूवमेंट आया, तो उस पर होगा पूरा एक्शन। ये खबर लेकर आए ब्रजेश। लागू होना भी बाकी है, आज से हो गया डन, शुभारंभ। वाह, चलिए बहुत बढ़िया, एक और काम हो गया ये कि पेनी स्टॉक्स में फालतू का ऊपर नीचे का काम हो नहीं पाएगा। आइए, अनुवेश अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जी बिजनेस की एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर पर लगी है मोहर। हाल ही में हमने आपको बताया था कि HAL को 5th जनरेशन फाइटर जेट से जुड़ा बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। इस पर आज HAL और GE जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में बन गई है सहमति। पूरी डिटेल्स के साथ अब अनुवेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अब हम उनसे अच्छी तरीके से विद प्रो ऑडियो वीडियो की बात कर पाएंगे। अनुवेश बताइए। जी, जैसे कि हमने पहले 16 मई को ये ब्रेक किया था कि HAL का और जनरल इलेक्ट्रिक का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है जिसमें टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर होने वाली है, जिसमें कि हिंदुस्तान में इंजन्स बनाए जाएंगे HAL के द्वारा जो कि हिंदुस्तानी डिफेंस के लिए यूज होंगे, वो हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स के लिए यूज होंगे। आज जब डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ US एंड इंडियन डिफेंस मिनिस्टर दोनों की जब मुलाकात हुई तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हुआ। अभी जो इंजन्स बन रहे हैं ये बेसिकली हेलीकॉप्टर्स के लिए बन रहे हैं, जो हमने 16 मई को बताया था। उसके बाद अब जो अगला इसका हमने एक और चीज़ बताई थी कि जब मोदी जी US के तौर पे जाएंगे तो एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा जो टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर होगा, जो GE 414 इंजन को हिंदुस्तान में बनाया जाएगा HAL के द्वारा, जो टेक्नोलॉजी बेसिकली जनरल इलेक्ट्रिक की है, बट वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हिंदुस्तान में की जाएगी HAL के साथ। ये लगभग 5000 करोड़ के आसपास की ये डील होगी और इसके साथ साथ जिस वक्त मोदी जी जाएंगे US तो उसमें इसका जो सेकंड फेज है उस पर साइन होगा। और बड़ी खबर आज जो ये निकल के आ रही है कि इसमें जनरल इलेक्ट्रिक और HAL का पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। हेलीकॉप्टर्स के लिए ये इंजन हिंदुस्तान में बनाए जाएंगे। तो हिंदुस्तान में इंजन्स बनाए जाएंगे। ये बड़ा जॉइंट वेंचर हो रहा है, इन कंपनीज के बीच में सहमति बन चुकी है। बड़े ऑर्डर्स अब आप HAL की तरफ आते हुए दिख सकते हैं और स्टॉक में भी हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से बढ़िया एक्शन बना हुआ है। शुक्रिया अनुवेश ये सारी खबर हमारे साथ शेयर करने के लिए। 4% ऊपर इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दिख रहा है और सुमित जी तो लगातार इस पर अपना भरोसा जता ही चुके हैं। सिद्धार्थ जी जरा आप भी एक बार HAL पर राय दें सर। डिफेंस स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम इस काउंटर में भी रहा है पिछले दिनों में। बिल्कुल दीप, एकमात्र और वन ऑफ द लीडर है हेलीकॉप्टर्स डिफेंस एयरक्राफ्ट्स बनाने की कंपनी, और ये लाजमी था कि GE जैसी कंपनियां अगर करार करेगी तो HAL जैसी कंपनियों के साथ ही करेगी। तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव न्यूज है। आज भारत का जो डिफेंस का जो स्पेस है वो $5 बिलियन से $25 बिलियन होने की योजना है आने वाले 3 सालों में। बहुत दमदार रिस्पांस है। पिछले हफ्ते फ्राइडे को भी हमारी बात हुई थी जब मजगांव डॉक की डिस्कशन हो रही थी, एक मल्टी बैगर बन के निकला। सेम वे अगर दूसरे स्पेस में, यही स्पेस में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा पैटर्न्स, ये सारी कंपनियां बहुत बजिंग हो सकती है, क्योंकि आज डिफेंस का स्पेस छोटा सा एक सेक्टर है बट टॉप 5 सेक्टर में आ जाएगा आने वाले 5 सालों में। तो HAL अगर आपने ले रखा है बने रहे। ओके, अगर HAL आपने लिया हुआ है तो बने रहिए, ये आपके लिए सलाह आ रही है। टेक्निकली फंडामेंटली स्ट्रांग लग रहा है और इस पार्टनरशिप के बाद और बड़े ऑर्डर्स की भी तैयारी हो रही है। पर आइए, आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं आज का ट्रेडिंग डे खत्म होने के लिए। लेते हैं अनिल जी से फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। सर थोड़ा ऊपरी स्तरों पर हमने प्रेशर देखा है। 44,100 पर बैंक निफ्टी, 18,600 पर निफ्टी, वहां से और ऊपर नहीं गए, उसी के आसपास ट्रेड हो रहा है। अमेरिकी फ्यूचर्स में भी कुछ बदलाव नहीं है, जो 2:30 बजे था वही एक्शन अभी भी बना हुआ है। कुछ ऐसा बड़ा डेटा भी अब कुछ दिनों के लिए आने नहीं वाला। फेड के स्पीकर अब साइलेंट पीरियड में जा रहे हैं अगले हफ्ते की पॉलिसी से पहले, तो आज शाम कुछ बड़ा एक्सपेक्टेड भी नहीं है। क्या करके जाना है सर? तेजी की पोजीशन जो है वो तो बराबर रखनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसी कोई क्लोजिंग नहीं जिससे कि आपको तनाव महसूस हो कि अरे हम तो खराब बंद हो रहे हैं। कुछ नहीं, 18,600 पे बंद हो रहे हैं, 44,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं, बढ़िया ही है। हाँ, थोड़ा और ऊपर बंद होता है 44,265 के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल बैंक निफ्टी पर तो मजा आ जाता। निफ्टी पर 18,660 के ऊपर बंद होते तो मजा आ जाता, लेकिन ज़्यादा नहीं आ रहा, कम आ रहा। मजा तो आ ही रहा है, फिर भी आ रहा, कम आ रहा है थोड़ा सा, और कम ये भी कम लग रहा हो तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर देख लीजिए, जहाँ पर यहाँ भी हरे निशान के साथ हो रहा है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर भी आई है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो अपनी तेजी की पोजीशन है उसे बनाए रखें, दूसरा फ्रेश खरीदना चाहते हैं कल सुबह ले लें। रोज आपको मार्केट शुरुआती मिनटों में एक मौका तो देता ही है एंट्री करने का।
हो सकता कल भी दे दे। और बहुत सारे लोग दुनिया में इस वक्त ऐसा सोचने वाले हैं दीप कि 700 पॉइंट डाउ बढ़ा है तो आज थोड़ा घट भी जाए 150, 75, 150 तो क्या बड़ी बात है। बात तो सही है। तो इसलिए बहुत लोग खरीदारी के लिए परहेज करके कल खरीदना चाहते हैं, आज प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। लेकिन याद ये रहे जितना डाउ बढ़ा उतना हम नहीं बढ़े। और आप कहने के लिए लॉजिकली ये कह सकते हैं हम पहले बढ़ गए इसलिए डाउ कम बढ़ रहा है, बात तो ठीक है। तो आपके पास दो ही तरीका है, लॉन्ग पोजीशन को बनाए रखें और अगर खरीदारी करके जाना चाहते हैं मजबूत क्लोजिंग को देखते हुए तो इसी कंडीशन पे कि नीचे गैप से खुले अगर तो मैं और खरीदूंगा बजाय इसके कि स्टॉप लॉस ढूंढने लगूं। ये दो कंडीशन अगर आपके मन में बैठती है तो खरीद कर भी जा सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जाम्पल 43,800 के आसपास आएगा तो मुझे और लेना है बैंक निफ्टी, ठीक है। 18,475, 18,500 आएगा तो मुझे और लेना है निफ्टी। 100-125 पॉइंट नीचे निफ्टी लूंगा, 200 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी लूंगा, 200-250 पॉइंट अगर आपके मन में ये भावना है तो आज भी खरीद के जाइए। अच्छा, हाँ ठीक है। और नहीं तो कोई बात नहीं, कल सुबह आ जाना, खुलता है 9:15 बजे मार्केट वापस। गॉट इट, ओके। तो ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से लगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, डिप मिल रहा है, मौका है। अगर पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं हेज करिए, वरना कल आके एक नई पोजीशन आप ले ही सकते हैं। इस सुमित जी भी हैं तैयार एक कॉल के साथ। सुपर हिट। बताएं सर। दिवांशु, मेरे पास एक सेल कॉल रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है फ्यूचर्स के अंदर 240 रुपीज, 240 रुपया। स्टॉक का नाम है डेल्टा कॉप। डेल्टा कॉप के अंदर सेलिंग प्रेशर है। डेल्टा कॉप ऊपरी लेवल से दबाव दिखा रहा है, कल भी ऊपरी लेवल से दबाव दिखाया और आज अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर ऊपर से देखने को मिल रहा है। डेल्टा कॉप में मेरे को लग रहा है कि यहां से आज सेल का व्यू लेके काम करे। 2-3 दिनों के अंदर यहां से एक गिरावट, एक दबाव या प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक के अंदर देखने को मिलना चाहिए। डेल्टा कॉप में जो नीचे में लेवल देखने को मिल सकते हैं, 230 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 225 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। ऊपर में जो स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस बन रहा है 246, 248 के पास बन रहा है। 248 के स्टॉप लॉस से डेल्टा कॉप में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। पहला टारगेट बनेगा 230 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 225 रुपए का। 2-3 दिनों के लिए बिकवाली करे डेल्टा कॉप। वो बिकवाली की राय क्लोजिंग शो में एकमात्र आज का शॉर्ट कॉलर वो भी डेल्टा, वो भी क्लोजिंग शो में आशीष जी के सामने इस पर पूरी खबर ली जाएगी सुमित जी की। उससे पहले जल्दी से एक बिगुल, समय थोड़ा कम है, पहले नहीं तो जय के लिए पहले कैश का ऑप्शन ले लें, फिर मैं आ रहा हूँ आशीष जी आपके पास में क्या दंड दिया जाए वो पूछूंगा मैं आपसे। आइए कैश का ऑप्शन। जय बताइए। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू यू दीप एंड अनिल जी। मार्केट में एज सच साइडवेज मोमेंटम हमें पूरा ही दिन देखने मिला, गैप अप हुआ एक और उसके बाद थोड़ा हमें प्रॉफिट बुकिंग हाई लोस पे आते हुए देखने मिला। बट मैं कहूँगा देखिए क्लोजिंग अनिल जी कुछ ख़राब नहीं है। अराउंड 18,600 बंद हो रहा है। 18,650 होता तो अच्छा होता, बट देन ठीक है, इतना ख़राब भी नहीं है बिकॉज इट्स होल्डिंग अप 18,500। तो मेरा ये मानना है कि ये वीकली एक्सपायरी में 18,500 और ये मंथली एक्सपायरी में 18,400 ये लेवल्स होल्ड कर रहे हैं, तब तक ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव रहेगा अनिल जी। और इसीलिए 18,750 का कॉल खरीदने की सलाह है। बट 29 जून की एक्सपायरी का, दैट इज़ मंथली एक्सपायरी का 150 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है। 94 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदे। यहाँ पे 216 से लेकर 238 तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में मुझे नज़र आ रहे हैं। 150 रुपये पर खरीदे। जून 29 की एक्सपायरी का 18,750 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, 94 का स्टॉप लॉस और 150 पे खरीदना है अनिल जी। मेरा ये मानना है कि अगर ये जो लेवल्स मैंने आपको बताया अनिल जी मंथली एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू भी कि अगर 18,400 के ऊपर निफ्टी होल्ड आउट कर जाता है तो समय अच्छा खासा है। ऊपर में हमें 18,750, 18,800 के लेवल्स देखने मिल सकेंगे। इसीलिए ये वाली स्ट्राइक मैंने चूज़ की है कि समय तो काफ़ी है। कह सकते हैं कि जून का फर्स्ट वीक तो यही है, पिछली वीक में तो खाली केवल 2 दिन मिले थे। सो आई थिंक पूरा ही महीना है, ये कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। ये आसपास वाला क्यों नहीं ले रहे, इतना दूर वाला क्यों, महीने के एंड तक वाला है? हाँ जय अनिल जी, ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट में मोमेंटम थोड़ा स्लो हो चुका है अनिल जी। तो वीकली ऑप्शन तो अनिल जी मैंने सुबह दिया ही था निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर इसलिए नहीं दे रहा हूँ अनिल जी कि बैंक निफ्टी की रेंज बहुत ही छोटी है, 44,200 से 44 की। निफ्टी पे वीकली ऑप्शन तो अभी भी हमारा ओपन ही है अनिल जी, 18,600 का सुबह दिया था। पर मैंने एक और स्ट्रैटेजी आफ्टरनून में निफ्टी पर ही इसीलिए दी बिकॉज रिलेटिवली निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है, बेटर लग रहा है बैंक निफ्टी से। और अगर
मैं ये सोच रहा था कि अगर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू अगर किसे ट्रेड करना है, शॉर्ट टर्म नहीं थोड़ा मीडियम टर्म, यानी कि महीने भर के लिए, तो क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है और क्या उसमें रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है? तो मुझे अंदाज से देखा तो मुझे ये वाला स्ट्राइक और ऑप्शन सही लगा लीजिए। तो ये है अजय की तरफ से 18,750 की कॉल खरीदने का, मंथ एंड एक्सपायरी 29 जून का। आइए फिर 1 ही मिनट बाकी है क्लोजिंग के लिए, जल्दी से आज के कुछ ट्रेड का रिकैप ले लेते हैं जैसे हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहा। इंडेक्स पर हमने देखा करीब 2-2.5 बजे तक बढ़िया तेजी थी, फिर थोड़ी मुनाफा वसूली भी आई, बट एसेंशियली बढ़िया दिन रहा है। ऑटोज की लीडरशिप बरकरार थी। M&M टॉप गेनर है, 4% का ब्रेकआउट M&M में था, 2% की मूव आपने L&D में भी देखी है। मारुति सुजुकी की तरफ से भी योगदान था, बजाज ऑटो में भी अच्छी खरीदारी हुई है। एक्सिस बैंक 2.5% ऊपर, ये काउंटर था, सुबह से ही एक्टिव रहा, इसमें अच्छा एक्शन था। इंडसइंड और ICICI बैंक की तरफ से भी आपको योगदान मिलते हुए दिखा है। मूव आपको मिली है टाटा स्टील में, L&T, SBI लाइफ, ग्रासिम, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1% ऊपर रहा, तो इसका बढ़िया सहारा था। JSW स्टील में भी आपने बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा है। इन्फी की तरफ से भी योगदान था, बट ब्रेथ टुवर्ड्स द एंड खराब हुई है, ज्यादा स्टॉक्स नेगेटिव में थे, पॉजिटिव के सिवाय निफ्टी पर 1.5% नीचे डिवीज, टेक महिंद्रा, एशियन पेंट्स, हीरो मोटोकॉर्प, कोटक बैंक, HUL, TCS, ITC, ये सारे दिग्गज आपको गिरावट के साथ बंद होते हुए दिख रहे हैं, तो इसलिए जो अपसाइड थी वो निफ्टी में काफी लिमिटेड रही। बैंक्स में भी आपको थोड़ा ऊपर की तरफ प्रेशर दिखा, बट HAL शानदार तेजी, 4% ऊपर। मजगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड में अच्छा एक्शन रहा। टाटा केमिकल्स में 3% की तेजी रही। BHEL पॉजिटिव था, PVR पॉजिटिव मोमेंटम देखा है। अशोक लेलैंड, RBL बैंक, टाटा पावर, L&T फाइनेंस भी अच्छा था। सिटी यूनियन बैंक, इस पर भी एक्शन बनते हुए देखा। तो ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको फिर से दिखा। इंडेक्स लेवल पर भी अनिल जी 150 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी 44,100 और 65 पॉइंट ऊपर निफ्टी 18,600। 18,600 से 2 पॉइंट नीचे बंद होता हुआ निफ्टी और 44,100 से 3 पॉइंट नीचे बंद होता हुआ बैंक निफ्टी और 62,800 से 3 पॉइंट ऊपर बंद होता हुआ सेंसेक्स। ये है आपके लिए क्लोजिंग लेवल। तीनों ही हरे निशान में 65, 160 और 256 अंकों की तेजी के साथ बंद होते हुए दिख रहे हैं। ये है आज की प्रोविजनल क्लोजिंग और फाइनल क्लोजिंग भी इन्हीं लेवल्स के आसपास आएगी, ज़्यादा फर्क नहीं होगा क्योंकि इंडेक्स में रही सुस्ती आखिरी आधे घंटे में, उस लिहाज से क्लोजिंग वही मिलने वाली है। आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और वायु प्रदूषण की बात तो अक्सर होती रहती है, लेकिन जल और जमीन के प्रदूषण की बात बहुत कम होती है, जबकि इनका भी असर वायु प्रदूषण जितना ही बीमार करता है। और जब हम बात करते हैं कि जल और ज़मीन के प्रदूषण से के सबसे बड़े कारण कौन है, तो इनमें सबसे बड़ा कारण पाया जाता है प्लास्टिक, जो इन दोनों को कर रहा है खराब। आज इसी पर हम बात करेंगे, प्लास्टिक से होने वाले खतरे और उनकी बीमारियों पर, और कैसे ये कैंसर जैसी बड़ी बीमारी, गंभीर बीमारी को बढ़ावा दे रहा है। प्लास्टिक के कम से कम इस्तेमाल के विकल्पों पर भी हमारी बातचीत होगी। साथ देंगे हमारा प्लास्टिक नहीं प्रलय है, हितेन भेड़ा साहब होंगे जो चेयरमैन है पर्यावरण कमेटी के AIPMA, ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से। जुड़ेंगे हमारे साथ सतीश सिन्हा साहब, एसोसिएट डायरेक्टर टॉक्सिक लिंक्स के, और साथ ही डॉक्टर अंशुमान कुमार साहब जाने माने कैंसर सर्जन हैं। इन सब से करेंगे हम बातचीत। प्लास्टिक नहीं प्रलय है हमारे विशेष कार्यक्रम। मनी गुरु, पोर्टफोलियो में मुनाफे की हरियाली चाहिए तो अब निवेशकों के पास ऐसे कई विकल्प हैं जहां ऐसी कंपनी में निवेश किया जा सकता है जो पर्यावरण के प्रति सजग है, जैसे कि ESG फंड, सॉवरेन ग्रीन फंड। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि वो फंड जो लंबी अवधि में निभा सकते हैं पोर्टफोलियो का साथ। 6:30 बजे मनी गुरु में देखिए एवरग्रीन पोर्टफोलियो, हमारे साथ होंगे फिरोज अजीज साहब, डेप्यूटी CEO आनंद राठी वेल्थ, और क्षितिज महाजन CEO कंप्लीट वेल्थ सर्कल के। इनसे करेंगे हम मुलाकात। रात 8 बजे हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन में जी बिजनेस ने कंज्यूमर्स के हक में हवाई किराए के नाम पर हो रही लूट का मुद्दा उठाया था। हमने दर्शकों को यह भी बताया कि जेट फ्यूल की कीमतों में हुई कटौती के बावजूद टिकटों के दाम आसमान पर हैं। लो बजट गो फर्स्ट जमीन पर है, और तो दूसरी तरफ उसका फ़ायदा उठाने के लिए दूसरी एयरलाइंस दाम बढ़ा रही है और रेलवे के टिकट्स कंफर्म नहीं मिल रहे। इसका पूरा नुकसान कंज्यूमर्स को हो रहा है। इस मुहिम के चलते आज बड़े एयरफेयर को लेकर एयरलाइंस कंपनियों के साथ नागर विमानन मंत्रालय यानी कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की बैठक हुई है। सरकार ने कंपनियों को साफ कह दिया है, भाइयों सुधर जाओ, किराए को लेकर आप सिंपल लॉजिकल बात करें, रीजनेबल रखें। इंडिया 360 डिग्री में आज इसी पर होगी हमारी पूरी चर्चा। जेट फ्यूल में छूट, फिर भी टिकट में लूट, ये हमारी आज की कवर स्टोरी रात 8 बजे, इस पर देखिएगा। आइए फाइनल क्लोजिंग 18,593, 60 अंकों की तेजी निफ्टी में, 44,101 नॉट आउट, 163 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी और 82,787, 240 अंकों पर सेंसेक्स। समाचार समाप्त हुए, विदा लेने का वक्त है।
कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी और सिद्धार्थ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुदीप शाह साहब, आशिम इमरान साहब और जय ठाकर सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात।